अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज संडे लाइव सेशन में जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे साथ मौजूद होते हैं चेस सिक्योरिटीज़ के डायरेक्टर मिस्टर मिस्टर मोहम्मद रिजवान साहब। और आपके सवालात होते हैं और उनकी एक्सपर्टीज़ वाले जवाबात होते हैं। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप नादिया? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल खैरियत से। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि मार्केट के ऊपर एक रिव्यू दें कि अब कल मंडे है, कमिंग वीक आपको कैसा लगता है? और स्टिल अभी हम ये देख रहे हैं कि इलेक्शन के हवाले से जो वो न्यूज़ है, वो थोड़ी-सी अनसर्टेन चल रही है। तो आगे आपको क्या लगता है और क्या लगता है मार्केट के हवाले से? जी। नादिया एक्चुअली पिछले वीक में जो है थोड़ा सा हमने देखा कि सेशन जब स्टार्ट हुआ या वीक जब स्टार्ट हुआ तो मार्केट जो है ना रिलेटिवली बेहतर परफॉर्म कर रही थी। बट जो वीक की क्लोजिंग आई है वो बहुत कोई इनकरेजिंग नहीं आई है, 20 पॉइंट प्लस बंद हुई है। और आखिर में हमने देखा कि जो ओजी और पीपीएल में एक न्यूज़ थी डिविडेंड की है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोर्ड मीटिंग अनाउंस होकर डिविडेंड अनाउंस होगी, उस पर भी कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकी। तो कुछ इंस्टीट्यूशन से हमने देखा कि थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई और चीज़ें थोड़ी सी नीचे या एटलीस्ट जो है ना अपने हाई से नीचे बंद हुई। जहां तक इलेक्शन की आपने बात की, आपने बिल्कुल सही हाईलाइट किया। थोड़ा सा अगर हम अपनी नाज़रीन के लिए आप बता सकें कि मार्केट में जो है अगर इलेक्शन नहीं होते और ये सेटअप कंटिन्यू करता है तो शायद मार्केट पार्टिसिपेंट इसको पॉजिटिवली लें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो अभी तक हो रही हैं या जिसमें उम्मीद है, जिसमें पीआईए की प्राइवेटाइजेशन है, जिसमें आपकी गैस प्राइस का फर्दर इंक्रीज होना, आपका डिस्कोर्स का प्राइवेटाइज होना या उसके अंदर रिफॉर्म्स होना, वो सारे के सारे हो सकता है कि जल्दी और क्विक प्रोसेस में हो जाए। इलेक्शन होने के बाद हो सकता है वो प्रोसेस में थोड़ा सा डिले आ जाए। इस वजह से इस वक्त इलेक्शन का होना शायद इतना पॉजिटिव नहीं है। बट ये जो अनसर्टेनिटी अब आ गई है कि जी पीटीआई को बैट का निशान नहीं मिल रहा है, सुप्रीम कोर्ट से क्लैरिटी आ गई है, तो उसकी वजह से अब आने वाले दिनों में अगर इलेक्शन होने जा रहा है तो मार्केट थोड़ा सा इस पर भी कंसोलिडेट कर सकती है या थोड़ा अपने आप को यहाँ पर रुकेगी। क्योंकि हमने एक और चीज़ देखी कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जनवरी में फॉरेन फ्लोज आते रहेंगे या वो क्वांटम जो है बढ़ जाएगा, तो उसमें भी हमें कोई बहुत ज़्यादा अच्छे सरप्राइजेस नहीं मिले। आई गेस फॉरेन साइड पे भी चीज़ें एक्टिविटी है तो ड्राई है। लास्ट वर्किंग डे में देखा, हमने देखा कि $8 लाख की बाइंग थी। बट इसके अलावा अगर आप अब जनवरी से अब तक देखें, 1 जनवरी से तो कोई खास इसमें कोई मूवमेंट नहीं आई है। और अगर पीपीएल की डिविडेंड वाली स्टोरी में भी कोई जल्दी ही कोई ब्रेक थ्रू नहीं होता और अगर वो प्रेशर में आता है तो फिर मेरे ख्याल से मार्केट थोड़ा अपने आप को करेक्ट कर जाएगी सही। नेक्स्ट फ्यू सेशंस में या नेक्स्ट फ्यू वीक्स में। सही। अच्छा, यहाँ पर हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि काइंडली आप लोग जो है अपने माइक जो है वो ऑफ रखिए ड्यूरिंग सेशन, क्योंकि इससे थोड़ी-सी डिस्टर्बेंस होती है। आपको भी होती है, दूसरों को भी डिस्टर्बेंस होती है, तो ज़रा इस चीज़ का ख़्याल रखिए कि माइक और कैमरा आपके ऑफ रहें। और नाम के हवाले से भी मैं बताऊँगी, क्योंकि अभी भी मुझे एक वीवो नाम नज़र आ रहा है, तो काइंडली आप जो है अपना जो नाम होता है वो ज़रूर मेंशन किया कीजिए, क्योंकि उससे जो है एक जो है वो एक अच्छा इम्पैक्ट आता है। यहाँ हम्म। पर हम बाकायदा स्टार्ट करेंगे, आपके सवालात लेंगे। तो यहाँ पर आप अपने सवालात रेडी रखें और जो आपके सवालात हैं यहाँ पर आप कर सकते हैं। और टाइमिंग का ख़ास ख़्याल रखिएगा और यहाँ पर जो है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दीजिएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि वन गो में आपका सवाल मुकम्मल हो जाए, क्योंकि फिर ये होता है कि फिर वो सेम जो लोग होते हैं उनके 2-3 बार सवालात हो रहे होते हैं, तो वो जो दूसरे होते हैं उनको थोड़ा-सा मौका नहीं मिल पाता। तो इस चीज़ का ज़रा काइंडली आप लोग ख़्याल रखिए। जी, अब यहाँ पर जो भी आप लोग सवाल करना चाहते हैं, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं चेस सिक्योरिटीज़ के डायरेक्टर रिज़वान साहब, आप उनसे अपने सवालात कर सकते हैं। रिज़वान साहब, मुझे ये बताएँ कि अभी जैसे कि ये अक्सर हमारे जितने एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे हम बात कर रहे होते हैं मुख्तलिफ, तो उनका ये कहना है कि इस वक़्त मार्केट जो है वो न्यूज़ के ऊपर बड़ा डिपेंड है। जैसी न्यूज़ आएगी मार्केट उसी तरीके से बिहेव करेगी। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आई गेस न्यूज़ न्यूज़ पे भी डिपेंडेंट है। दूसरा ये है कि आपके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में मैं शायद यहाँ पर एक और चीज़ आपको मेंशन करूँ कि पिछले वीक में जो है जो थोड़ा सा इंटरनेशनल फ्रंट पे ईरान ने जो ऑयल टैंकर को सीज किया है और दूसरा जो है एक यूथीस के ऊपर जो यूएस का और यूके का अटैक हुआ था, तो उसकी वजह से हमने देखा कि लास्ट वर्किंग डे सेशन में ऑयल भी बढ़ा था। हुँ। तो आई गेस ये थोड़ी सी न्यूज़ेस जो है ना इंटरनेशनल फ्रंट पे भी थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्टिंग है या थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है।
प्लस अगर कोई इस तरह की न्यूज़ भी आती है तो वो भी हमारी मार्केट को अफेक्ट कर सकती है। प्लस अगर इलेक्शन डिले होते हैं तो, इलेक्शन टाइम पर हो रहे होते हैं तो आई गेस उसमें भी थोड़ा सा मार्केट उसको अफेक्ट करेगी। या कोई कॉर्पोरेट रिजल्ट में, जैसे मैंने आपको अपने स्टार्ट में कहा कि अगर पीपीएल वगैरह की डिविडेंड की अनाउंसमेंट नहीं आती जल्दी, तो मेरा ख्याल है कि वो भी बात जो है सुन, मार्केट को अफेक्ट करेगी। तो कावा का एक कप लेके आ मामा से। ये सारी चीज़ों को देखते हुए जो है लगता ही है कि मार्केट जो है ना, बिल्कुल आप सही कह रही है कि जो न्यूज़ है ना उसमें अगर कोई भी ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आ पाती तो शायद मार्केट जो है अपने आप को करेक्ट कर जाए या जो है थोड़ा सा नीचे आ जाए। सही। अच्छा यहाँ पर आप लोगों से मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूँगी कि काइंडली अपने माइक आप लोग ऑफ कीजिए क्योंकि ये बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। तो अपने काइंडली माइक्स ऑफ कर दीजिए और जो आपके सवालात हैं वो आप कर सकते हैं। क्योंकि टाइम का भी हमने ख़्याल रखना होता है क्योंकि हमारा ये सेशन ऑलमोस्ट 1 आवर का होता है। तो जो भी आपके सवालात हैं आप अपने सवालात कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं चेज़ सिक्योरिटीज़ के डायरेक्टर रिज़वान साहब। तो यहाँ पर आप के जिसके जो सवालात हैं वो करें। अच्छा सर कमिंग वीक में अच्छा चलें ये सवाल मैं आपसे बाद में करूँगी। सवाल आ गया है ज़ीशान साहब का। जी ज़ीशान साहब आप अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई, मेरा सवाल ये है रिगार्डिंग आपका पावर सेक्टर से है। नेक्स्ट 3 to 6 मंथ में आप पावर सेक्टर को कहाँ देख रहे हैं? खासतौर पर निषाद पावर है, लाल पील पावर है, तो इसको आप नेक्स्ट 3 to 6 मंथ में कहाँ देख रहे हैं? समझ जून क्लोजिंग तक आप कहाँ देख रहे हैं इसको? अच्छा जिशान साहब, पावर सेक्टर में ना कोई प्राइस अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा नहीं आती। आपने अगर प्रीवियस भी देखा होगा कि बाकी सेक्टर शायद डबल हो गए, लेकिन पावर सेक्टर शायद डबल तो हुआ है या कहीं कुछ स्टॉक डबल भी नहीं हुए ना। तो आई गेस इसमें डिविडेंड की स्टोरी इंपॉर्टेंट है। अगर वो डिविडेंड की स्टोरी जो है कंटिन्यू रहती है तो मेरा नहीं ख्याल कि डिविडेंड की स्टोरी अगर कंटिन्यू रहती है तो फिर ये इनमें आप कम से कम यहाँ से 25-30% का एक जंप देख सकते हैं। लेकिन अगर वो डिविडेंड किसी में नहीं आता है, कोई डिविडेंड स्किप होता है किसी क्वार्टर में, तो फिर मेरे ख्याल से उस स्टॉक को आप प्रेशर में रहेंगे या वो नीचे आएगा। बट निषाद पावर हो गया, निषाद चुनिया पावर हो गया, इनकी हिस्ट्री काफ़ी बेहतर रही है। तो मेरा अपना ख्याल है कि उसको देखते हुए आप यहाँ से निषाद पावर और निषाद चुनिया पावर में से कोई एक या दोनों स्टॉक्स में पैसे डाल सकते हैं, या हब पावर। जी। यहाँ पर आप अपने सवालात कर सकते हैं। सेशन का टाइम बहुत लिमिटेड है, तो काइंडली आप लोगों के जो सवालात हैं वो आप करें। यहाँ पर जुनैद मुनीर साहब हैं। जी सर, आप अपना सवाल कीजिए प्लीज़। जी, अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब। मेरा सवाल था ये ओजीपीसी पीपीएल की जो डिविडेंड की है और जो गैस प्राइस इंक्रीज का जनवरी में एक्सपेक्टेड था, इसके ऊपर कोई न्यूज़ की अपडेट है तो जी बता दें। जी, एक्चुअली इसकी जो जनवरी में ड्यू टाइम है उसमें हर 6 महीने बाद जो है ना गैस प्राइस रिवाइज होती है बेस्ड ऑन डॉलर और बेस्ड ऑन जो फील्ड की प्राइस के हिसाब से है। तो जनवरी में भी एक हाइक बाकी है। अभी मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट का शायद फोकस जो है थोड़ा सा उस तरफ हो गया है। बट क्योंकि हम अंडर आईएमएफ प्रोग्राम है और अगर आपने आईएमएफ के भी नोट्स पढ़े तो उसमें हमारा फरवरी में अगला रिव्यू भी स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि जनवरी के एंड तक या फरवरी के फर्स्ट सेकंड वीक तक उनको ये जो बाकी गैस प्राइस हाइक है वो करना पड़ेगा। ये सिकंदर साहब को म्यूट कर दें, सिकंदर और हारून रशीद साहब है। नादिया सिकंदर साहब है, ये जी। सिकंदर हयात, हाँ। हाँ, इनको भी। तो आई गेस मेरा मेरा अपना जी। ख्याल है कि इसमें जो है थोड़ा सा आपको ऑयल एंड गैस के अंदर वैसे भी जो हाइक हो चुकी है उसका कैश फ्लो इम्पैक्ट काफ़ी पॉजिटिव है। तो आपने ये देखा भी होगा कि लास्ट वीक में जो है ना ऑयल एंड गैस को सेक्टर की तमाम कंपनीज को नए सेक्टर एलोकेट हुए। और उसकी वजह से जो है अगर एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी बढ़ती है और गैस प्राइस जो हाइक हुई है उसके कैश फ्लो पॉजिटिव आते हैं, तो ये सेक्टर परफॉर्म कर सकता है। भले इसमें वो जो स्पेशल डिविडेंड है वो आए या ना आए, और ये सेक्टर अगर करेक्ट भी हो जाए, बट अगर इन लॉन्ग रन इन स्पैन ऑफ 6 मंथ अगर कोई फर्दर डीवैल नहीं होती, फर्दर कोई ऑयल प्राइस हाइक नहीं आती, क्योंकि ये लिंक होता है ऑयल प्राइस और डीवैल के ऊपर। अगर डॉलर बढ़ जाएगा तो गैस की प्राइस और महंगी करनी पड़ेगी, फिर इनका कैश फ्लो फिर दोबारा डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। तो अगर डीवैल नहीं होती है, डॉलर यहीं कहीं 300 के अराउंड रहता है और आपका ऑयल प्राइस भी यहीं रहती है, तो मेरा ख्याल है ये गैस प्राइस हाइक वाली चीज़ जो है ना इतना इम्पैक्ट नहीं करेगी। बट यस, अगर कोई बहुत ज़्यादा मैसिव डीवैल हो गई या कोई मैसिव ऑयल प्राइस के शॉक आ गया, तो फिर इनको फर्दर एक जो है ना बहुत बड़े चंक में गैस प्राइस को हाई करना पड़ेगा। सही।
और किसी का कोई सवाल जी, प्लीज। क्वेश्चंस आपके जो भी हैं वो आप कर सकते हैं अभी। अच्छा सर, कमिंग वीक का ज़रा मुझे बताइए कि कमिंग वीक में आप मार्केट को किस तरीके से देखते हैं? और जो है आपको क्या लगता है कि कौन से जो है जो सेक्टर्स हैं उनकी वो परफ़ॉर्म करेंगे? नादिया, एक्चुअली मुझे लगता है कि रिजल्ट सीजन अब बैंक्स का काफ़ी फुल ईयर रिजल्ट आ रहा होगा। तो मुझे लगता है बैंकिंग स्टॉक्स में आप एक अच्छी रैली देख सकती हैं। दूसरा जो है, मुझे लगता है कि थोड़ी कंसोलिडेशन के बाद शायद जो है आपकी ये आईपीपीज हो गए, या जो है आपका थोड़ा ऑयल एंड गैस सेक्टर पर परफॉर्मेंस आ सकती है। दूसरा फर्टिलाइजर सेक्टर, आई गेस इसमें आप देखें फर्टिलाइजर में हमने पहले भी लोगों को पिच किया था कि ईफर्ट और एफसी अपनी पोजीशंस को बिल्ड करें ग्रेजुअली, और उसकी वजह से जो है अच्छा परफॉर्म कर गया है। आई गेस हमने 100 रुपये पे 105 रुपये पे हाईलाइट किया था, वहाँ से ये ईफर्ट भी 123 हो गया है। दूसरा जो स्टॉक है वो मुझे लगता है बैंक अल इस्लामी को थोड़ा फोकस करना चाहिए। मुझे लगता है कि बैंक अल इस्लामी में भी 10 रुपये की 11 रुपये की अर्निंग आएगी, 2 ढाई रुपये का और पे आउट हो सकता है। तो उसको देखते हुए मुझे तो लगता है कि इनको भी देखना देखना चाहिए। अच्छा, किसी का ये एक और सवाल है, रीसेंट जो है पीएसएमसी और एचकार में क्या हुआ है। देखिए पीएसएमसी में हुआ ये था कि प्राइजेस जो है ना 900 हज़ार रुपये की बात करें तो दो तीन इंस्टीट्यूशन ने ना माल बेचा है। तो अब सुना ये है कि एक लाहौर बेस्ड इन्वेस्टर है जो प्रॉक्सी जमा करके इनसे रीनिगोशिएट करना कर रहा होता है। तो वो जो है अगर रीनिगोशिएट होने के बाद कोई 1200 1500 रुपये या 2000 रुपये की बातें हो रही हैं, तो अगर वो जो है प्राइस आ जाती है तो मेरा ख्याल है कि यहाँ से भी परफॉर्म कर जाएगा। दूसरा, शुगर एक और इंडस्ट्री किसी, के हवाले से कोई पूछ हाँ रहा है। जी, शुगर के हवाले से कोई सवाल था। देखिए शुगर में हुआ ये कि जब क्रॉप भी अच्छी हुई और प्राइस अच्छी मिली है, तो ये क्वार्टर तो सब, ये साल तो सबका अच्छा आएगा। लेकिन ये है कि इसमें ये होता है साइज सीजन होते हैं। अब मेरा ख्याल है अगला सीजन अगर थोड़ा सा आप देखें, अगले साल अगर क्रॉप बम्पर हो गई तो फिर ये प्राइसेस और अवेलेबिलिटी के साथ प्राइस नीचे आ जाएगी। बट ये साल शुगर में सबका अच्छा है। हम क्योंकि वॉल्यूम नहीं होते तो हमारी एक्टिव कवरेज में नहीं है, इसलिए हमने कोई कंपनीज देखी नहीं है। बट ये साल ब्रॉडरली शुगर के लिए अच्छा है। पीआईए का कोई आइडिया नहीं है, अगर डील हो भी जाती है, जिसकी बहुत अच्छे चांसेस है कि जो लोग, एक दो लोग जो मेरे कॉन्टेक्ट्स में हैं उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि वो डील पे काम कर रहे हैं, दे आर वेरी होपफुल कि डील जल्दी हो जाएगी। बट क्योंकि इसमें स्पिन ऑफ कर दिया है इन्होंने, बेसिकली डेट डेट को अलग कर दिया और कंपनी के ऑपरेशन बेच रहे हैं, तो मुझे लगता है कि प्राइस ऑलरेडी बढ़ गई है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा अपसाइड आनी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप बुक वैल्यू देखें तो वो 52 रुपीज़ माइनस थी डेट की वजह से। तो अगर हम डेट हटा भी देंगे तो बुक वैल्यू बहुत पॉजिटिव थोड़ी आएगी। और पीआईए के बाद ना जहाज़ है, ना कोई बहुत, सिर्फ पीआई के रूट्स अच्छे हैं जिसमें मेरा ख्याल है कतर और एक दो बाहर की कंपनीज का इंटरेस्ट था। तो अगर वो ट्रांजेक्शन हो जाती है तो शायद वो कोई हो जाए, बट प्राइस बहुत बढ़ चुकी है, तो यहाँ से कोई बहुत अपसाइड मुझे लगती नहीं है। सही राइट। जी। अच्छा यहाँ पर सर ये बताएं कि ये आप इस जो है ये ऑयल एंड गैस सेक्टर को किस तरीके से देखते हैं? ओजीडीसी और पीपीएल ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी दी है, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? ओजीडीसी पीपीएल के अंदर जो है हमें लगता है कि एक तो तकरीबन दोनों कंपनीज में 100% का जंप आ गया। बट इसका सबसे बड़ा इनका मसला था कि 2008 के बाद से जो है ना इनका सर्कुलर डेट मुसलसल पाइल अप होता जा रहा था और कैश फ्लोज की जगह मुसलसल कम होती रही। तो अब अगर ये जो डेवलपमेंट हुई है इसमें अगर आप देखें तो आने वाले दिनों में रेकोडिक का स्टेक बिकना है, उससे तकरीबन को 40 40 रुपए की, 40 रुपए और 20 रुपए का इम्पैक्ट है। प्लस 20 रुपए का ओजी पे इम्पैक्ट है, 40 रुपए का पीपीएल पे इम्पैक्ट है। प्लस गैस प्राइस अगर हाइक होती है तो उसके से अर्निंग का काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट है। फिर सबसे बड़ी बात, काफ़ी अर्से के बाद हमें देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान में कंपनीज जो है ना कैश फ्लो पॉजिटिव होने की वजह से एक्सप्लोरेशन की तरफ जा रही हैं। और हमने एक और चीज़ देख रहे हैं कि अगर टाइट गैस पॉलिसी जो अभी काफ़ी अर्से से पेंडिंग थी, अगर वो भी आ जाती है तो जो ओजीडीसी बीपीएल की करंट जो रिजर्व्स है ना, उनमें भी इतना पोटेंशियल है कि उसमें टाइट गैस अगर वो एक्सप्लोरेशन करते हैं तो तकरीबन 1000 1500 MMCFD शायद जो है ना पूरा सेक्टर और जो है ना हमारे लिए सिस्टम में लेकर आ जाए। तो वो बहुत बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। इस वक्त हम 3200 MMCFD जो है ना एक्सप्लोर करके मुल्क में बेच रहे हैं। हमारी डिमांड हो गई 4 साढ़े 4 गर्मियों में, और जब सर्दियाँ आती हैं तो ये डिमांड तकरीबन 6000 साढ़े 6000 तक चली जाती है। इसकी जिसको हमें मीट करने के लिए आरएलजी शिफ्ट की तरफ जाना पड़ता है। तो अगर ये टाइट गैस पॉलिसी और कैश फ्लो पॉजिटिव होना शुरू हो गए तो एक्सप्लोरेशन से ही मुझे लगता है कि हमारे पास 1 डेढ़ हज़ार MMCFD तो और आ सकता है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव है, इसमें काफ़ी अच्छी हुँ। सरप्राइजेज है ओजी बीपीएल मारी के अंदर। और मुझे लगता है कि ये साल जो है अगर ये रिफॉर्म्स होते रहे इसी तरह से तो इनमें इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट रहेगा। और आप इसमें हर 6 महीने बाद, यहाँ से 6 महीने बाद तो आई एम श्योर नए आप रेट्स देख रहे होंगे दोनों स्टॉक्स में।
सही। यहाँ पर सर स्टॉक मार्केट को ये जो अभी एक इंटरनेशनली जो वॉर है, जो अभी चल रही है और आगे अभी आपको पता है कि ईरान को भी थ्रेट मिल चुका है। तो ये जो इस वक़्त ये मार्केट है इसको कितना इफ़ेक्ट करेगी? ये जो इंटरनेशनल जो एक चल रहा है ये पूरा वॉर का सिलसिला, तो ये स्टॉक अच्छा, मार्केट को कितना इफ़ेक्ट करेगा? सिकंदर साहब और वकास साहब और बाकी लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप जो है मैसेज पे सवाल पूछ, अगर आप चाहें तो आप जो है हैंड रेस करके यहाँ पर आके सवाल पूछ सकते हैं, जी, क्योंकि यहाँ पे हमारा जी हुँ, प्रेफरेंस हमारी ये होती है कि हम जो है सवालात का लाइव जवाब दे दें, ताकि और अगर कोई सवाल रह जाए और वो अगर आपने मैसेज विंडो में पूछा हो तो हम आखिर में उसका जवाब देते हैं। तो मेरा ख्याल है आप प्लीज़ इसको देख लीजिएगा। जी, आप यहाँ पर जी, एक सवाल आ गया है आवाज़ शाह का। जी आप सवाल कीजिए प्लीज़। जी, अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई। वालेकुम अच्छा, अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने बैंकिंग के अंदर इस्लामिक में ज़्यादा करता हूँ, जी तो तीनों को कंपैरेटिवली किया तो बैंक इस्लामी उस टाइम मेरे भी आइडेंटिफाई हो गया। शायद लास्ट में एक दो हफ्ते पहले भी मैं जिक्र किया था आपसे। जी आपने अभी बैंक इस्लामी का किया है जिक्र, तो जी। बैंक इस्लामी आपने ऑल टाइम हाई पे तो जा चुका है, लाइक 24 क्रॉस कर रहा है, 24 पे बैठा हुआ, 23 24 पर। तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि ये यहाँ से आगे मजीद अच्छा, गुंजाइश इसमें एक एक बनती है एक जी, या आप या सवाल कंप्लीट इधर करें प्लीज। ब्रेक हो जाए? और सेकेंडली फैसल बैंक ऑल्टरनेटिव इसका आता है, तो लो मतलब इसके इक्वल रिस्क पे जो आता है, तो इन दोनों में से कौन सा बेहतर आपको लगता है? अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ सब तमाम इन्वेस्टर्स के लिए, ये ऑल टाइम हाई कुछ चीज़ नहीं होती ना। अगर आप ऑल टाइम हाई को फॉलो करेंगे तो फिर मेरे ख्याल से मार्केट में एग्जिट ले लें, क्योंकि 64,000 हो गई, बाजार 65,000 हो गई है, तो मार्केट में तो ऑल टाइम हाई पे अब आप क्यों काम कर रहे हैं। ऑल टाइम हाई कोई चीज़ नहीं होता। बेसिकली आप ये देखते हैं कि मार्केट का रिलेटिवली पी मल्टीपल क्या है, प्राइस टू बुक क्या है। अगर ये कंपनी मुसलसल कमाए चले जा रही है, उसकी प्राइस नहीं बढ़ रही, तो वो बुक वैल्यू भी बढ़ रही है और अर्निंग भी बढ़ रही है। तो अगर ओजीडीसी 2008 में मुश्किल से 10 रुपये कमाता था, आज 52 रुपये कमा रहा है, तो अगर मैं कहूँ कि 250 रुपये हो जाएगा या अपने पुराने मल्टीपल पे 10 पे चले जाएगा तो 500 रुपये हो जाएगा, तो आपको हर हाई पे लगेगा आप बेच देना चाहिए। बट वो हर हाई पे नया हाई बना रहा होगा। तो अब ये जो है ना, ये चीज़ आई गेस ये थोड़ा सा एक बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट है या एक अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि आपको देखना चाहिए, फोकस ये होना चाहिए कि कौन सी कंपनी में कितनी अर्निंग आ सकती है। जहाँ तक आपने बेंगल इस्लामी की बात की, बेंगल इस्लामी अगर 10-11 रुपए की अर्निंग, 7 रुपए 9 महीने में अर्निंग आ चुकी है। पहले ये लॉस करता था या बहुत थोड़े से पैसे बनाता था। अब हुआ ये है कि इस्लामिक बैंकिंग में ना मिनिमम डिपॉजिट नहीं होता, जो बाकी बैंकों में होता है। तो इनकी जो प्रॉफिट्स होते हैं ना, इंटरेस्ट रेट हाई होने पे बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसमें फैसल भी शामिल है, मीज़ान भी शामिल है, बीआईपीएल भी शामिल है। बाकी दो बैंक्स चल चुके हैं, फैसल बैंक भी और बीआईपीएल भी, सॉरी मीज़ान भी। बट उसने परफॉर्म नहीं किया बेंगल सामी ने। मेरे ख्याल है अगर 10-11 रुपए की अर्निंग आ रही है तो आपको देख लें, 2 के 2.5 के मल्टीपल पे चल रहा है। और अगर 2-2.5 रुपए का और पे आउट आएगा तो ये यहाँ से भी 27-28 रुपए या 30-32 रुपए हो सकता है, क्योंकि इसकी अर्निंग फिर क्लोजेस्ट हो जाएगी विद फैसल। आप देखना ही पड़ेगा कि इंटरेस्ट रेट जब घट रहे होंगे, नीचे आ रहे होंगे, तो उस सूरत में इस्लामिक बैंक के प्रॉफिट भी वैसे ही तेजी से नीचे आते हैं ना। तो उसमें वो बैंक सर्वाइव करता है जिसकी डिपॉजिट ग्रोथ बहुत शानदार हो। अगर फर्स्ट करें इंटरेस्ट रेट 4-5% से नीचे आ रहा है, तो आपकी सामने से 10-15% की अगर डिपॉजिट ग्रोथ रहती है तो वो उसको ऑफसेट कर जाती है। तो ये देखना पड़ेगा कि डिपॉजिट के मामले में मीज़ान ज़्यादा बेहतर है या बीआईपीएल या फैसल बैंक, जब इंटरेस्ट रेट घट रहे हैं। बट अभी तो मुझे लगता है कि अगर आप कंपैरिजन करें तो उसमें बैंकल इस्लामी काफ़ी सस्ता है। थैंक यू। जी, यहाँ पर आप अपना सवाल कर सकते हैं क्योंकि देखिए ये सेशन होता है इसमें आपके क्वेश्चन्स होते हैं और जो है जवाबात होते हैं रिज़वान साहब के, तो इसमें बेहतर है कि आप अपने सवाल जो है वो मैसेज के थ्रू नहीं जो है सेशन में आप पार्टिसिपेट करें और जो है आप अपना सवाल करें यहाँ पर। और जिनके सवाल हो गए हैं काइंडली उनको मैं ये कहूँगी कि आप अपना हैंड जो है वो डाउन कर दें प्लीज़, ताकि उससे कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। जी जी जुनेद साहब का। जी जुनैद साहब आप अपना सवाल कीजिए। सर बैंकिंग सेक्टर के हवाले से मैं पूछना चाहता था, लार्ज कैप बैंक्स जो है इसमें अभी पोटेंशियल है, जैसे यूबीएल है, एमसीबी है। एमसीबी अच्छा लग रहा है, एचबीएल अच्छा लग रहा है लार्ज कैप बैंक में।
और बैंक का हबीब बहुत अच्छा लग रहा है, हबीब मेट्रो बहुत अच्छा लग रहा है। सर इनके कितना अपसाइड पोटेंशियल है, अगर कुछ प्राइस आपका कैलकुलेट किया हुआ है? अर्निंग वाइज मेरे ख्याल से यहाँ से भी अगर बैंक्स चलने पाए तो, पर ये जो मैंने अपना नाम लिए एमसीबी, एचबीएल, बैंक हबीब और हबीब मेट्रो, मेरे ख्याल से डिविडेंड मिला के, डिविडेंड इंक्लूड करके आपको 10-15-20% की अपसाइड और मिल सकती है यहाँ से। थैंक नहीं। अहमद अली, आप अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी अहमद भाई। जी सर, मैं एक सादा सा बंदा हूँ, मार्केट के अंदर लॉस में हूँ। सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ, जैसे पाक सुजुकी मोटर कार लॉक टू लॉक ऊपर गई है, क्या कोई और शेयर्स भी ऐसा हो सकता है मुस्तकबिल में कि वो लॉक टू लॉक ऊपर जाए और अपने लोअर रेट पे आया हुआ है? अहमद भाई, अगर इसका जवाब ना दिया शर्जील या रिजवान के पास होता तो हम सेशन नहीं कर रहे होते आज। हम आपको अपनी बेस्ड ऑन एक्सपर्ट ओपिनियन आपको ये बता सकते हैं कि जी ये स्टॉक सस्ता है या ये स्टॉक महंगा है, या इस स्टॉक में ये अपसाइड है। वो अपसाइड कब जी आएगी आप। या नहीं आएगी उसका नहीं पता। पीएसएमसी इस वक्त लॉस कर रहा है, पीएसएमसी की गाड़ियां नहीं बिक रही है, इंपोर्ट की परमिशन नहीं है, पीएसएमसी पीएसएमसी लॉस। ये प्रॉब्लम नहीं है कि अब गाड़ियां बिक रही हैं नहीं बिक रही हैं मार्केट में, ऐसा कब होता है? कंपनी बहुत अच्छी चल रही होती है, उसको नीचे गिराया हुआ होता है, कंपनी के ऊपर कर्ज होता है, डिफॉल्टर होती है, लॉक टू लॉक जारी होती है, ये नहीं मैं पूछ रहा। मैं ये जी अर्ज कर रहा हूँ जी, कि आप क्या मेरी मेरी अब बात सुने, आपको मैं आपको ना आप ही मेरी ब्लेम दूंगा ना मेरी ही बात आपको कुछ सुन कहूंगा, मेरी बात सुन आपकी नजर में, आपके तजिए में क्या कोई ऐसा मेरी शेयर बात है सुन ले जो मेरी आने बात वाले सुन ले, वक्त मैं में वही लॉक वही टू बता। लॉक जा सकता है? हाँ, लॉक टू लॉक ऐसे किसी को भी नहीं पता होता, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि पीएसएमसी जो है, ये खबर आई 100 रुपये पे था, कंपनी इस वक्त लॉस कर रही थी। और लॉस करने के बाद जो है कंपनी में एक बायबैक की खबर आ गई, कंपनी ने अपने आप को डीलिस्ट करना है, तो कंपनी की वैल्यूएशन तो थी ना। आज अगर पाक सुजुकी जितना प्लांट कोई लगाना चाहे तो वो शायद 1500 रुपये या 2000 रुपये पर शेयर पाक सुजुकी की जो वैल्यू है उस हिसाब से बनता है। तो उसकी वजह से इसमें एक अपसाइड आ गई। ये वन ऑफ चीज़ है जिसमें बहुत कम लोगों को आइडिया था। वैसे जो है हमने अपने मुसलसल तज्जियों में, मैंने और शर्जील भाई ने जो चीज़ें दी हैं उसमें हमने यही निकाला है कि भाई ये स्टॉक आप ले सकते हैं, ये फंडामेंटली अच्छा है। जैसे हमने आपको ईफर्ट हाईलाइट किया, एचबीएल शर्जील भाई ने हाईलाइट किया, अभी हम आपको बीएपीएल हाईलाइट कर रहे हैं। अब ये लॉक टू लॉक जाएगा या जो है लॉक तोड़ के जाएगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। आप इसमें मुझ समेत जो पुराने भी इस मार्केट के गुरुज हैं, सुहेल हैं या एकेडी वाले हैं, आरिफ हबीब में, ये भी कभी आपको ये नहीं कहेंगे कि ये आइटम ले लें ये लॉक टू लॉक जाएगा। जो ये कह रहा है आप उसकी सुन के देख लें, वो लॉक टू लॉक नीचे के जाएगा फिर वो। चलिए, तो ये है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। जी, यहाँ पर नईम साहब हैं। जी, आप अपना सवाल कीजिए प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा वालेकुम क्वेश्चन सलाम। टीआरडी के बारे में है सर, कि इसके बारे में काइंडली बताइएगा कि इसकी टारगेट प्राइस क्या है, बाइंग कब करनी चाहिए और सेलिंग किसकी कब करनी चाहिए? किसके सर? टीआरजी। सर टीआरजी फंडामेंटली एक ऐसी कंपनी है जिसको अर्निंग वाइज तो प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। आप देखें पिछले क्वार्टर में लॉस था, इस क्वार्टर में कह रहे हैं कि थोड़ा सा आईपेक्स अच्छा परफॉर्म किया है, तो इस क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा आएगा। यहाँ तक आप फिर इसको कैसे काम करें इसमें, तो इसमें ज़्यादातर काम होने का तरीका ये है कि इसको आप देखिए, इसमें अभी कोई खबर भी नहीं है ना। बीच में जब दुनिया भर में कोविड था तो ये कंपनी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जो है ना परफॉर्म कर रही थी, क्योंकि इसका एक जो है कंपनी जो है ना वो नेस्डैक पे बहुत बढ़ गई थी। अभी इसमें इस तरह की कोई खबर नहीं है। तो बेसिकली अगर आप इसको परफॉर्म लेना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, तो शायद हमने इसमें शर्जील भाई ने अपने चार्ट शेयर किए, तो उसमें दोबारा वो शेयर कर देंगे आपके साथ, आप उनसे रब्ता कर लीजिएगा। आई गेस उसमें 72-76 रुपीज़ का एक सपोर्ट बनती है। और अगर ये कहीं 90 रुपये के ऊपर या 95 के ऊपर चला जाता है तो शायद इसमें एक अपसाइड जो है और आ जाएगी। बट अभी जो है ये थोड़ा सा इसमें ट्रिगरलेस है, कोई डायरेक्शन खास है नहीं। ठीक है सर। सेकंड था कि मेरी बात आ रही जी मुझे आपकी आवाज़ आ जी रही जी। है, प्लीज़। है? जैसा काइंडली इस एसएनजीपी के बारे में बताइएगा कि हम हैं डे ट्रेडर्स। जैसे अगर हम उसमें डेली जो है ना अर्निंग करना चाहते हैं, दैट इज आवर प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम। हम्म। तो एसएनजीपी के बारे में बताइएगा कि अगर इसको डे ट्रेड करना चाहें तो, या इसके अलावा जो आप कंसिडर जैसे ईसीपीएल आप बता रहे हैं करना चाहें, तो हम कहाँ उसको बाइंग करें और कहाँ पे सेलिंग करें, या हम उसको कोई 1 वीक के टारगेट पे, 15 डेज के टारगेट में उसको बाइंग करके करें? देखिए, हमने बेसिकली इस सेशन में ना दो चीज़ें रखी हैं। मैं बेसिकली क्या करता हूँ कि मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक्स न्यूज़,
जो जो एक्सपेक्ट कर सकती है मार्केट को वो, या कोई सेक्टर वाइज जो सवाल होता है आप लोगों का, मैं अपडेट कर देता हूँ। बट जो स्पेसिफिक टू बाइंग या कहाँ करनी चाहिए, या सपोर्ट कहाँ है, या रेजिस्टेंस कहाँ है, उसके लिए आई गेस 9:15 10:15 के बाद से शर्जील भाई टेक ओवर करेंगे, और वो भी सवालात के जवाब दे रहे होंगे। तो आप उनसे सुई नॉट पे पूछ लीजिएगा कि कहाँ पर लेना चाहिए, पर कहाँ बेचना चाहिए। बट ऑब्वियसली जब मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन अगले हफ्ते में चौपी है, तो उसमें जो है कोई सीरियस किस्म की ट्रेडिंग अगर आप करेंगे, तो उसमें शायद आपको शायद जो है ना लॉस के चांसेस भी हो। तो इस पे बेहतर जवाब शर्जील भाई दे सकेंगे। बट सुई नॉट वैसे बहुत अच्छा स्टॉक है। अगर ये रिफॉर्म वाली चीज़ होती रही तो मेरा ख्याल है ये शायद 125-130 रुपये हो जाएगा, जो इसका पहले का हाई था, क्योंकि अर्निंग में भी ग्रोथ आ जाएगी, और फिर कुछ एक्सपेंशन की तरफ भी चले जाएंगे। तो दोनों सूत्रों की वजह से मुझे लगता है कि पे आउट भी बेहतर हो जाएगा, और फिर कंपनी जो है अपने प्राइस में भी मूव आ जाएगी। बट उस फर्ज करें पॉलिटिकल हालात या किसी वजह से, या जो इंटरनेशनल नादिया ने जिक्र किया, हालात की वजह से हमारी मार्केट पे भी या मुल्क पे कोई प्रेशर आता है, या कोई इंटरनेशनल ऑयल प्राइस, हमारे पास इस वक्त रिजर्व तो है नहीं। तो अगर रिजर्व की को देखते हुए के हालात को देखते हुए कोई ऑयल शॉक की वजह से कोई इन्फ्लेशन का या कोई ऐसी चीज़ आती है, तो फिर हो सकता है ये स्टॉक थोड़ा करेक्ट हो जाए वक्ती तौर पे। तो उसको उसको प्रिडिक्ट करने के लिए मेरे ख्याल से शरीफ अपने सेशन में आपको अपडेट करते हैं। जी बिल्कुल ठीक है सर। एक जो चीज़ में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रेज करता है कि एसएनजीपी की जैसे 1 नवंबर से 198% इसकी प्राइसेस भी इंक्रीज हो गई, एंड स्टिल आईएमएफ कह रहा है कि इसकी प्राइस भी इंक्रीज होगी, इसका कैपिटल गेन भी थोड़ा सा बढ़ गया, लेकिन वाई स्टिल ये क्यों नहीं अच्छे डिविडेंड्स देता सेम लाइक। इसमें इसमें मैंने आपको पहले भी शायद अपने इसी सेशन के थ्रू बताया था कि पाक स्पेस सुई नॉर्दर्न जो है और सुई साउदर्न जो है, उनको इस गैस प्राइस से कोई फायदा नहीं होता। ये बेसिकली क्या करते हैं कि जो अपना नेटवर्क बिछाते हैं ना, उस पे गवर्नमेंट इनको जो नेट ओगरा जो इनको नेटवर्क एसेट की वैल्यू अप्रूव करती है, जो पाइपलाइन का नेटवर्क होता है। जैसे अगर मुझे याद पड़ता है, जैसे 100-110 अरब रुपए का एसएनजीपी का नेटवर्क है, तो उस पे 17.5% गारंटी रिटर्न होता है। फिर उसमें से फाइनेंशियल कॉस्ट जो अलाउेबल नहीं होती वो माइनस होती है, फिर उसमें यूएफजी जो अलाउेबल नहीं होता वो माइनस होता है। उसके बाद इनकी अर्निंग निकल कर आती है। तो इसका फार्मूला गैस प्राइस बढ़ने से नहीं है। गैस प्राइस बढ़ने से तो हो सकता है उनकी चोरियां बढ़ जाए, और चोरियां बढ़ने से इनका जो है ना यूएफजी का लॉस ज़्यादा आना शुरू हो जाए। तो कभी कभी गैस प्राइस इनका बढ़ना इनके लिए नेगेटिव होता है। गैस प्राइस का बढ़ना शायद जो है पीपीएलओजी के केस में अच्छा होता है, क्योंकि ये गैस बेचते हैं गवर्नमेंट को से गवर्नमेंट एसएनजीपी और एसएनजीसी को। ये अगर और ये अगर फर्ज करें आगे गैस सस्ती बेच रहे हैं, तो गवर्नमेंट इससे प्रॉमिस करती है कि हम जो है ना आपको डिफरेंशियल पे कर देंगे। तो जब सुई नॉर्थर्न और सुई साउदर्न को गैस के डिफरेंशियल गवर्नमेंट नहीं पे करती, तो आगे पीपीएलओजी को पे नहीं करते। तो इनको इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर इनको आगे से पेमेंट नहीं आ रही, आगे पीपीएलओजी को नहीं दे रहे होते, तो गैस का बढ़ने का इम्पैक्ट, ज़्यादा इम्पैक्ट जो है ना पीपीएलओजी को होता है। कुछ इम्पैक्ट इनको भी होता है, बट इनका फार्मूला थोड़ा डिफरेंट है। तो अगर आप सिर्फ गैस प्राइस की वजह से सुई नॉर्थ और साउथ में तेजी कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है जो है ये चीज़ थोड़ी सी ठीक नहीं है, और इसका फार्मूला थोड़ा डिफरेंट है। अगर यूएफजी कम होता चला जाए, तो फिर ये इनमें बहुत तेज़ी हो सकती है। तो उसमें ये होगा कि आपकी रिकवरी बेहतर हो जाए, जहाँ पर लीकेजेस हैं वो लीकेजेस पे काम करें, तो उस सूरत में इनको फ़ायदा होगा। सही। जी सर ठीक है सर। जस्ट लास्ट मेरा एसएनजीपी के जी। हवाले से मैं क्वेश्चन है वो ये कि हम इस पे ट्रेड करते थे 44 46 42 38 पे बाय करते थे, 46 पे सेल कर देते थे, जी जी। एंड विद इन ए 3 months ऑफ पैसेज ऑफ टाइम आप जैसे 78 76 72 में हम इसको प्ले करते हुए देख रहे हैं। तो ये कैपिटल गेन किस तरह से इतनी रैपिडली बढ़ गया? अगर तो गैस प्राइस के इंक्रीज की वजह से नहीं, क्या इनकी इनकम बहुत रैपिडली बढ़ गई? अगर बढ़ गई तो किस तरह बढ़ गई? मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है कि स्टार्ट में अमन साहब के सवाल में मैंने जवाब दिया था कि भाई मार्केट में हाई लगना कोई कोई रीज़न नहीं है। अगर अर्निंग किसी की आज सुई नॉर्थ की अर्निंग 100 रुपये हो जाए, तो क्या 76 रुपीज़ आप बोलेंगे 76 रुपीज़ पे क्यों ट्रेड हो रहा है? 700 रुपये पे ट्रेड होना शुरू हो जाएगा। तो कोई डेवलपमेंट, अब 500 की 100 रुपये पे ट्रेड होते होते आज 900 रुपये का हो गया। तो आई गेस स्टॉक मार्केट में ये देखना चाहिए कि आप ये जो मार्केट का मल्टीपल है उसके हिसाब से अगर अर्निंग किसी की बहुत बढ़ गई। अब ऐसे तो आप एंग्रो फर्टिलाइजर की एग्जांपल ले लें, 76 रुपीज़ का था, आज 125 रुपये। तो ये चीज़ थोड़ा सा मेरे ख्याल से ना इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खतरनाक है, कि वो जो प्राइस पे स्टिकी हो जाते हैं कि जी इतने का था अब इतने का हो गया, हम कैसे काम करें। तो उस पर नहीं करना चाहिए। आप अर्निंग्स को देखें, आप डेवलपमेंट को देखें कि अगर कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रही है, तो उसकी वजह से वो स्टॉक अगर बढ़ रहा है, तो उसमें मतलब अगर सुई नॉर्थ की 17-18 रुपए की या 20 रुपए की अर्निंग है,
तो इसका रेट तो मेरे ख्याल से अगर 7-8 के मल्टीपल पे करें 150 रुपये बनता है, तो अभी भी सस्ता है। अब वो 40 रुपये में बहुत सस्ता मिल रहा था, वहाँ तो बिल्कुल मुफ्त मिल रहा था, 30-35 रुपये बहुत सस्ता मिल रहा था। तो अब ये जो ट्रेडिंग वाली चीज़ है ना, इसलिए मैंने कहा ना कि इसका जवाब शरीर दे सकेंगे। गैस प्राइस हाइक का मैंने आपको बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया, तो इसका इम्पैक्ट इसको इससे ज़्यादा पीपीएल ओजी पे आता है। इसको फर्क पड़ता है कि ये यूएफजी पे कितना काम कर रहे हैं, या जो है इनके जो कितना नेटवर्क को बढ़ाते हैं। कल को ये नेटवर्क डबल कर ले, तो 100 अरब रुपए की बजाय 200 अरब पे नेटवर्क होगा तो रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। फिर 200 अरब पे 17%, 26-27 अरब रुपए बनेगा, तो वो फर्क आ जाएगा। थैंक यू सो मच सर, सो नाइस ऑफ यू। वेलकम। जस्ट लास्ट क्वेश्चन कि मंडे मार्केट एक्सपेक्टेशंस आप कैसे देखते हैं? जैसे थोड़ी थोड़ा सेशन मुझे लगता है, क्योंकि पॉलिटिकल साइड पे चीज़ें थोड़ी क्लियर नहीं है, थोड़ा सा शायद थोड़ा सा डल सा सेशन हो। डल होगा सर, वॉल्यूम्स डल होंगे? मतलब डल सेशन मीन के थोड़ा वॉल्यूम्स थोड़े श्रिंक होंगे, थोड़ा मार्केट रेंज प्ले होगी, कोई खबर जब तक नहीं आती है, क्लैरिटी नहीं आती। हो सकता है ड्यूरिंग द मार्केट अगर कोई क्लैरिटी आती है तो मार्केट परफॉर्म कर जाएगा, कोई बाइंग लगी हो। बट वैसे उम्मीद यही है कि सेशन थोड़ा डल होगा, क्योंकि अगर कोई खबर नहीं होती तो लोग थोड़ा सा अपने आप को साइडवेज या साइड पे बैठना प्रेफर करेंगे, प्रॉफिट बुक कर लेंगे, या थोड़ा सा अपनी पोजीशन को ट्रिम कर देंगे। राइट सर, सिस्टम्स के लिए लास्ट में थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन शायद ज्यादा कर लिए। जो जी। सिस्टम का गाइड करेगा कि सिस्टम हम कहाँ पे इसको रखना चाहिए नियर फ्यूचर ये इसे, या नहीं हम इससे पहले काफी आपका सवाल नोट कर लिया। सिस्टम के हवाले से, खरीदने बेचने के हवाले से शर्जील भाई बताएंगे। फंडामेंटली कंपनी अच्छी है, तकरीबन कोई क्वार्टर की 7-8 रुपए बना रही होती है, तो और हर साल अच्छी ग्रोथ दिखाती है। तो मेरा ख्याल है सिस्टम इस रेट पे बुरा नहीं है, बट ये है कि क्या यहाँ लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, शर्जील भाई सुन तो उसका जवाब दे दीजिएगा इनको ना, सिस्टम का। ठीक है तो सर। ठीक है भाई थैंक सर, यू। सर बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सर, थैंक यू, टेक केयर। जी थैंक यू नईम साहब। अच्छा जी, यहाँ पर हसन साहब हैं, आप अपना सवाल कीजिए सर प्लीज़। हसन इफ्तिखार साहब जी। जी जी, ये शजीद, मुझे ये पता करना था कि एक तो एक्सप्लोरेशन सेक्टर के हवाले से इसका फ्यूचर, और दूसरा इसमें ये पता करना था कि ओजीडीसी फंडामेंटली ज्यादा स्ट्रांग समझी जाती है, लेकिन ये पीपीएल के रेट अब उससे भी ऊपर जा रहे हैं। और तीसरा मुझे ये पता करना था पीएसओ के बारे में कि पीएसओ आया कि मजीद नीचे जाएगा या ऊपर की तरफ अब इसकी उड़ान होगी। थैंक यू। अच्छा सर, ओजीडीसी की अर्निंग ज़्यादा है, पीपीएल की कम है, बट पीपीएल चलने की वजह एक स्पेशल डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन है लोगों को। अगर वो इमर्जिंग बोर्ड मीटिंग की वजह से अनाउंस हो जाता है 40 रुपये का, तो पीपीएल यहाँ से ओजीडीसी को फर्दर बीट करता है, वो और ऊपर चला जाएगा। पीएसओ में शायद कोई इन्वेंट्री लॉस वगैरह की बाजार में बात हो रही है, तो शायद ये और थोड़ा अपने आप को करेक्ट कर ले। बट अब इसकी ऊंची उड़ान होगी या थोड़ा सा ये रनवे पे खड़ा रहेगा, इसके बारे में थोड़ा सा कहना मुश्किल है। लेकिन ये ज़रूर है कि और इस पे मेरा ख्याल है कि आपको जो है ना शर्जील भाई, एक पीएसओ पे शर्जील भाई आप नोट कर लीजिएगा, हसन साहब को ना एक पीएसओ पे ज़रूर थोड़ा सा एक ब्रीफ कर दीजिएगा कि पीएसओ की अब सपोर्ट कहाँ पर है जहाँ पर ये रुक सकता है। बिल्कुल रिजवान भाई। थैंक यू हसन भाई। जी यहाँ पर किसी और का कोई सवाल है तो वो काइंडली कीजिए, क्योंकि यहाँ पर सेशन का टाइम ऑलमोस्ट एंड है। तो अगर किसी के कोई सवालात हैं तो वो कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद फिर हम शर्जील का सेशन स्टार्ट करते हैं। जी अहमद अली जी, अपना आप सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर। सर इससे रब्ता वालेकुम कैसे सलाम। कर सकते हैं इसके बाद? जी सॉरी। अपना सवाल आप दोबारा कीजिए। सर सरजील से हम कैसे राब्ता कर सकते हैं सेशन के बाद? जी शर्जील भाई के नंबर आपके पास होंगे, आप उनसे व्हाट्सएप पे रब्ता करके उनसे मालूमात ले सकते हैं। या जी शर्जील भाई नंबर अपने नहीं है इनका हमारे पास, इनसे कहें शर्जील हम भाई अपने पूछ। सेशन में बता देंगे आपको। मैं बता दूंगा आपको। जी बहुत जी शुक्रिया। शर्जील का जो सेशन होगा उसमें आप काइंडली शर्जील अपना नंबर भी जो है कोट कर दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर फ़ारूक साहब हैं, उनका सवाल है जी, आप अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, फारूक बात कर रहा हूँ। रिजवान साहब क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम जी, फारूक साहब अल्हम्दुलिल्लाह। सर वो लॉट कैम्प की जो न्यूज़ आई थी, अगर इस सेशन में बताया नहीं तो बता दीजिएगा क्या हुआ। मतलब एलसीआई ने लॉट बैक एलसीए ने बैक मना किया। कर दिया है, मना कर दिया एलसीए ने। तो बेसिकली इसमें होगा ये फारूक साहब, अभी ना असल में डिमांड की स्लो डाउन की वजह से ना
लॉट कैम में ना कोई सेल भी नहीं हो रही, बीच में प्लांट भी शट डाउन हुआ है, और एक ही खबर थी कि अगर ये 34-35 रुपए में डील हो जाती है तो ये टेंडर की वजह से यहाँ से बढ़ जाएगा। तो अब अगर आपकी एक आध क्वार्टर की सेल मजे की नहीं है तो शायद ये आपको जो है 20 रुपये 18 रुपये पे दोबारा मिल जाए। तो वहां पर मेरे ख्याल से ये जो है अच्छी बाय बन सकती है, तो क्योंकि अभी अभी मार्जिन। अभी अभी है तो एग्जिट करना चाहिए। अब देखें, इसमें दो मसले होते हैं। बार दफा क्या होता है कि आपका ना बाय बैक का जो पीरियड होता है ना, वो एक सर्टेन पीरियड होता है। जैसे आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिक का भी जो है ना, हर 6 महीने बाद नोटिस आता था, शंघाई ने अपना विड्रॉ कर लिया, फिर अगले दिन नोटिस आता था। आप 2-3 दिन देख लीजिए, मतलब अगर ये नोटिस दोबारा से एलसीआई की तरफ से आ जाता है कि जी वी आर स्टिल विलिंग टू बाय एलसीआई, सॉरी लोटे, तो मेरा ख्याल है फिर ये दोबारा परफॉर्म कर जाएगा। अगर ये नोटिस नहीं आता तो फिर इसकी जगह तो ये बनती है, क्योंकि इस वक्त मार्जिन तो बुरे नहीं है, मार्जिन पे 4 रुपये 5 रुपये की अर्निंग दिखा सकता है। तो उस पर भी मेरे ख्याल से अगर 4-5 रुपए की अर्निंग है, फिर सिक्लिकल इन नेचर है, तो रेट तो यही बनता है, 18-20 रुपए जो है वहां पर बनता है। अब ये है कि आप मार्जिन वाइज पूछें या इसमें ट्रिगर वाइज पूछें, तो नहीं है ट्रिगर, इसलिए बेचना चाहिए। बट अगर मंडे को ऐसी खबर आ जाए एलसीआई की नोटिस, तो फिर ये दोबारा से ऊपर के लॉक लग सकते हैं। तो अभी रिस्की बैट है। अब अगर, लेकिन आपको दोनों सिनेरियो बता दिया, क्योंकि अगर फंडामेंटली अगर इसमें जान होती ना, ये 7-8-9 रुपए की अर्निंग कर रहा होता, तो मैं कहता छोड़ दें डील को, आप इसको यहाँ होल्ड कर लें। ये इवेंचुअली जो है आपको पे आउट करके जो ना साल के आखिर में पे आउट आ जाएगा और ये बढ़ जाएगा। तो अब ये थोड़ा सा रिस्की है यहाँ पर ना, हाँ, इसलिए इट्स बेटर टू एग्जिट। बिल्कुल ऐसी है। ठीक, ठीक, थैंक यू सर। सर यहाँ मैं लास्ट क्वेश्चन पीटीसीएल के बारे में करना चाहूंगा कि क्या उसके बारे में क्या है, उसको होल्ड करना चाहिए या बाय करना चाहिए या कुछ जैसे इस पे पीडीसी स्ट्रेटेजी? एक्चुअली बढ़ बहुत गया है, और मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है या जो अभी हालात हैं उसके हवाले से लग रहा है कि गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है डील करने के लिए। तो गवर्नमेंट कहाँ से 450 अरब 450 मिलियन डॉलर देगी, और इत्तेसलात डील किस तरह से करेगा कि वो हमारे यहाँ पे खरीदेगा। वो 24% का शेयर होल्डर है पीडीसी, और वो 100% कंपनी में शेयर लेके पीडीसी को दे देगा। तो ये ट्रांजेक्शन मुझे समझ में नहीं आ रही। और अगर ये ट्रांजेक्शन हो भी जाती है तो उसका फॉरेन पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। इम्पैक्ट इस तरह से आएगा कि कंपनी एक दफ़ा मर्ज हो जाएगी, फिर ये जैसे मोबिलिंग वालों ने अपने रेट्स बढ़ा दिए हैं, तो ये भी अपने जो यूनिट्स के रेट्स हैं ना, वो चांसेस हैं कि वो बढ़ा देंगे। काफ़ी अर्से से हमारे यहाँ हुई नहीं, और जब ये जाहिर सी बात है कंपटीशन कम हो जाएगा, दो बड़े जाइंट रह जाएंगे, एक आपका यूफोन और दूसरा आपका मोबिलिंग, और तीसरा जोंग है। तो मुझे लगता है कंपटीशन बिटवीन मोबिलिंग और जोंग यूफोन हो रहा होगा, तो दोनों थोड़ी थोड़ी प्राइस बढ़ा देंगे। उससे आपको लॉन्ग रन में अगर ये ट्रांजेक्शन अगर हो जाती है तो शायद 1-1.5 रुपए की अर्निंग मिले। लेकिन मुझे जो रिजर्व के हालात हैं, जो चीज़ें हैं, अभी डॉलर नहीं है हमारे पास, तो ऐसी कोई डील जो जहाँ से जिसमें पैसे यहाँ से जाने, वो मुझे थोड़ी मुश्किल लगती है। बट अच्छे थैंक यू सर। सोर्सेज ये भी कहते हैं कि शायद ये डील हो चुकी है और बस ये ट्रांजेक्शन होनी है और बस हो जाएगी। तो मेरा आपको ये मशवरा है कि अगर आपको पीटीसी में ही पैसे बनाने हैं या आपको यही स्टॉक लेना है, तो आप थोड़ा वेट कर लें, कोई करेक्शन वरेक्शन में देख लीजिएगा। बट अभी यहाँ आप तो मुझे नहीं कोई अपसाइड लगती है यहाँ से। और सर कल जो है वो कोई मटेरियलाइज हो जाएगा या नहीं कल? तो कैल का जब तक मल्टी या टैरिफ नहीं आता ना, कुछ नहीं पता, यहाँ पर ही घूमता रहेगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। जी, आवाज़ में आपका कोई सवाल है, आप कर लीजिए प्लीज़। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा रज़वान भाई, थोड़ा सा मैंने ये पूछना था कि सीमेंट सेक्टर के बारे में। तो सीमेंट बेस्ड सेक्टर करंटली बाय की जाए कि ये जब तक ये लाइक ये डिविडेंड का वगैरह का सारा महीना 1.5 महीने के बाद इसकी किए जाए, या अभी सीमेंट की वेट किया सेल जाए? सीमेंट की सेल ना तवक्को से बेहतर रही है। अगर आप सेल्स पे और ग्रोथ पे बिलीव रखते हैं और आपको लगता है कि इंटरेस्ट रेट जल्दी से नीचे आ जाएंगे, तो फिर तो सीमेंट सेक्टर बाय करना चाहिए। बट अगर मुझे लगता है कि इंटरेस्ट रेट बहुत तेजी से नीचे नहीं आएंगे। आपकी इंटरेस्ट रेट में अभी इन्फ्लेशन का नंबर कहीं बहुत ज़्यादा डिप नहीं होता हुआ दिख रहा। अगर जनवरी फरवरी में भी नंबर अगर 18-18% रहा, तो शायद 1-1.5% इंटरेस्ट रेट घटेंगे। तो उसकी फरवरी में जाके, सॉरी मार्च में जाके इंटरेस्ट रेट 1-1.5% घटेंगे। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप जो है स्लोली एंड ग्रेजुअली इसमें को बाय करें। और ताकि अगर कहीं इंटरेस्ट रेट नहीं घट रहा है या कम से घट रहा है, तो आपके पास एग्जिट लेने का टाइम हो। क्योंकि इसमें एक ही ट्रिगर है, वो है कि अगर इंटरेस्ट रेट घटेंगे तो सिक्लिकल जितने भी हैं या जिनकी फाइनेंशियल कॉस्ट ज़्यादा है, वो कंपनीज परफॉर्म करेंगी। जी, क्योंकि करंटली टी बिल्स भी कम आए हैं, उसके बावजूद सीमेंट सेक्टर ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इससे सीमेंट सेक्टर टीविल में ½ % घटने से कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ेंगे ना, क्योंकि देखें इंटरेस्ट रेट अगर अभी भी 22 की वजह 21.5 भी हो जाते हैं, 21.5 स्टिल अ वेरी हायर नंबर। बट अच्छी बात जो हाँ सीमेंट जी। में हुई है वो दिसंबर में सेल्स अच्छी आई हैं।
जो कि तो से बहुत बेहतर है। ठीक है, थैंक यू। जी हसन साहब, आप अपना सवाल कीजिए। उसके बाद हम इस सेशन से हम दूसरे सेशन पे जाएंगे। जी। जी रिजवान साहब, एक तो ये मुझे पता करना था कि ये साइक्लिकल सेक्टर कहा जाता है, ये क्या चीज होती है? सिक्लिकल इन और नेचर ये दूसरा, होता है कि सिक्लिकल इन नेचर ये होता है कि अगर आपका जो है इकोनॉमी जब बूम करती है तो वो सेक्टर परफॉर्म ज़्यादा करते हैं। जैसे अगर आपकी जब इनकम लेवल बढ़ जाएगी तो वो सेक्टर जो है, जैसे गाड़ियाँ हैं वो आप तब खरीदेंगे जब आपकी इनकम बढ़ जाएगी। आप घर तब बनाएंगे जब आपकी इनकम बढ़ जाएगी। जब इकोनॉमी बूम कर रही होती है, जीडीपी का नंबर ऊपर जा रहा होता है, तो आपकी सिक्लिकल, इसको साइक्लिकल नहीं साइक्लिकल होना चाहिए, सिक्लिकल होता है नेचर। एक्चुअली साइकिल ही के अंदर आते हैं कि एक साइकिल, वो साइकिल जिसमें आपकी इकोनॉमी बूम कर रही होती है, वो ये सारे वो सेक्टर होते हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं। जिसमें आपके ऑटोज हो गए, इसमें आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, जिसमें पेल और वेज और बाकी चीजें, इसमें आपका सीमेंट सेक्टर आ गया, इसमें स्टील सेक्टर आ गया। ये सिक्लिकल इन नेचर होते हैं इस वजह से हर इकोनॉमी में। और जो सेक्टर जो है रिलेटिवली स्टेबल होते हैं, जिनमें आपकी इकोनॉमी की हर अपटेक और डाउन टर्न में कोई खास फर्क नहीं आ रहा था, वो जैसे ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है, जैसे कि जो है पाकिस्तान के केस में, जैसे कि आपका ओएमसी की कंपनीज हैं, ओएमसी की कंपनीज में थोड़ा बहुत सेल्स पे इम्पैक्ट आता है बट बहुत ज़्यादा नहीं आता। इसी तरह से जो है आपका आईपीपीज हैं, फर्टिलाइजर है, ये वो सेक्टर हैं जो कि सिक्लिकल इन नेचर नहीं है इन पाकिस्तान। दूसरा मुझे जब से सेशन हो रहा है, मैं जो जिस तरह से आपकी कमेंट्री सुन रहा हूँ, मतलब कि जो अभी तक आपने किया है, तो मुझे कोई फ्यूचर के अंदर कोई मार्केट इतनी अच्छी जाती हुई नजर नहीं आ रही। मतलब आपकी बातों से मैंने जो अभी तक अंदाजा लगाया है, क्या नियर फ्यूचर में मार्केट डाउन साइड पे जाएगी? नहीं, मैंने आपको सिनेरियोज रन किए थे मार्केट में, मैंने आपसे ये कहा है, और अभी भी मैं आपको रिफ्रेश कर देता हूँ अपने अल्फाजों को, अगर मैंने मेरी बात आपको समझ में नहीं आई, कि मार्केट में जो है एक अच्छा अपना बुल रन आ चुका है। यहाँ से बुल रन आने के लिए कोई अच्छी खबर आएगी तो बिल्कुल हो जाएगी। मैंने आपसे ये कहा कि ओजी पीपीएल जो है अपनी वैल्यूएशन में भी बहुत सस्ते हैं। तो अगर यहाँ से करेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद फर्स्ट करें, अभी बीच में मार्केट करेक्ट हुई 60,000 हुई, अभी मार्केट फर्स्ट करें किसी वजह से 60-61 हज़ार हो जाती है, तो वहां पर एक करेक्शन के बाद जो है ओजी बीपीएल का रेट मैं अभी भी सस्ता कह रहा हूँ और उस वक्त भी सस्ता कहूंगा। सिक्लिकल इन नेचर स्टॉक्स में शायद जो है मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम लग सकता है जनवरी फरवरी के बाद। बट ये मैंने हरगिज नहीं कहा कि मार्केट जो है बढ़ेगी नहीं। ऑब्वियसली कुछ पॉलिटिकल इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर्स की वजह से मार्केट थोड़ा सा अपने आप को करेक्ट कर सकती है, ब्रीदर ले सकती है, 2-4 हज़ार पॉइंट का करेक्ट करके एक लेवल पर कंसोलिडेट कर सकती है। तो उन सारी सिचुएशन को अगर आप 65,000 की मार्केट में 4,000-5,000 पॉइंट की करेक्शन को देखें, तो वो परसेंटेज टर्म में कुछ नहीं बनती। तो ये तो कभी भी मार्केट में हो सकता है ना। तो मैं आपको वो चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। मैंने ये नहीं कहा कि मार्केट नहीं बढ़ेगी या मार्केट 80,000 नहीं होगी, मार्केट अभी भी सस्ती है। बट मल्टीपल अगर हम पहले, हमारा कंपैरिजन होता था वियतनाम से, वियतनाम में आज 25 टाइम मल्टीपल है और हमारा मल्टीपल अभी भी बढ़ने के बाद भी 5 टाइम है। तो आप सोचें कि अगर हम अपने पुराने ट्रेजेक्टरी की तरफ जा रहे हैं, या हमारा 8-10 साल का एवरेज पी 8.5 है, तो 8.5 का मतलब है कि मार्केट डबल होगी तो 8.5 होगा ना, इस वक्त 4-5 का पी है। जी, यहाँ पे एक सवाल आ गया है डॉक्टर रेहान साहब का। जी, डॉक्टर रेहान साहब, आप अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब, खैरियत से हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? जी अल्लाह के एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए। अच्छा रिजवान भाई, वो बात हो रही थी कुछ लोगों से, वो कहने लगे जी मार्केट की करेक्शन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है अपनी प्राइसेस से, तकरीबन प्रॉफिट्स ऑलमोस्ट 30-40% कुछ जो है स्क्रिप्ट्स में दे चुकी है। तो इसके बड़े बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि ये तकरीबन 57 के लेवल को टच करेगी, और उस वक्त जाके जो है आप इस वक्त निकल जाएं, और उस वक्त जाके फिर दोबारा डिप पे से आप जो है ना परचेज करें। और इसके बहुत ज़्यादा अच्छा। चांसेस है, स्पेशली जो है इलेक्शन तक का इंतज़ार ज़रूर करें, और उसके बाद फिर तो अच्छा डॉक्टर अजीब साहब, किस्म का जो है ना वो। जी जी डॉक्टर साहब मैं आपको इसमें यहाँ पर एक मजे की चीज़ बताता हूँ। मतलब आप जब जी जिसने आपको इतनी खतरनाक किस्म की एक्सपर्ट ओपिनियन विद डॉट डॉट रेट के साथ बताई है, जब आप उनसे उनका जी जी पास रिकॉर्ड पूछेंगे ना कि उन्होंने कितने पैसे बनाए इस पे प्रिडिक्शन से, तो उनका जवाब होगा जीरो। तो मतलब बात ये होती है ना कि अगर इतना आपको एक्यूरेट पता है कि 57 जाएगी और वहां से उठेगी और फिर 80,000 हो जाएगी, तो फिर तो मैं कहता हूँ कि जो जो बंदा मशवरा दे रहा है वो गलत मशवरा दे रहा है। पहले अपने लिए सब कुछ कर ले, उसको करने की कोई जरूरत नहीं है।
मेरा अपना ख्याल है कि इस वक्त हालात इकोनॉमिक साइड पे भी बहुत अच्छे नहीं है और पॉलिटिकल साइड पे भी अच्छे नहीं है, तो मार्केट अपने आप को हो सकती है 57, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा। बट क्या सारे स्टॉक्स मतलब 57 होंगे तो क्या हर स्टॉक करेक्ट हो जाएगा? क्या दोबारा से मीज़ान 80 रुपए का हो जाएगा? क्या सिस्टम दोबारा 300 का मिल रहा होगा? क्या लकी दोबारा 400 का हो जाएगा? क्या ओजी पीपीएल दोबारा 80 80 रुपए के मिल रहे होंगे? इसका मेरे मेरे पास आसान जवाब है नहीं। अगर हालात बुरे होंगे तो पहले वो सेक्टर पिटेंगे जिनमें अर्निंग्स पहले उड़ सकती हैं, जिसमें आपके सीमेंट और सिक्लिकल इन नेचर जो स्टॉक्स होते हैं वो पहले उड़ जाएंगे। बैंक्स वगैरह क्योंकि हायर इंटरेस्ट रेट की वजह से वैसे ही प्रॉफिटेबल हैं तो वो खड़े रह जाएंगे। और जहां आईपीपीस में और ऑयल एंड गैस में रिफॉर्म्स और जिसकी वजह से तेजी बाकी है, पे आउट बेहतर है, तो वहां पर जो है आपको रिटर्न आता रहेगा। हो सकता है प्राइस में हिट पड़ जाए बट आपको पे आउट की सूरत में अच्छा रिटर्न मिलता रहेगा। अब ये जरूर आप इसको आप इस तरह समझ लें कि इस वक्त जो है ना कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी और कॉस्ट ऑफ लूजिंग, जो क्या कहना चाहिए, लूज करने की जो कॉस्ट है ना वो काफी हायर है। मतलब अगर फर्ज करें कि आप आज बैंक के पास जाते हैं और कहते हैं यार मुझे जो है आप 100 रुपए दे दें, तो बैंक आपसे चार्ज करेगा इस वक्त कोई 24-25% इंटरेस्ट रेट। तो 25% की कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी के साथ अगर मैं स्टॉक मार्केट में जा रहा हूँ और ऐसे स्टॉक ले रहा हूँ जिसमें से मुझे कैपिटल गेन कमाना है, तो मुझे 30% का कैपिटल गेन चाहिए होगा, जिसमें से 5% मेरे होंगे और 25% मुझे अपनी फंडिंग को के लिए देना होगा। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत बड़ी है, तो इसलिए मैं लोगों को ये रिकमेंड करता हूँ कि आप अच्छी यील्डिंग स्टॉक्स में जाएं, जहाँ पर आपको बैंक्स में, फर्टिलाइजर में, जहाँ पर आपको एटलीस्ट कोई 15-20% की यील्ड तो मिल रही हो ना, कि आपकी जो इन केस अगर प्राइस टूट भी जाती है तो आपको 20% से कुछ ना कुछ आपके पास इन द शेप ऑफ डिविडेंड आ रहा हो। तो ये मेरी रिकमेंडेशन है। इस वक्त सब कुछ जो है बुरा हो जाएगा, तो थोड़ा सा इसमें मुझे लगता है कि शायद ऐसा ना हो, बट यस जो वो लेवल निकालने हैं वो लेवल आ सकते हैं। और इसमें मेरा ख्याल है शर्जील भाई अपने सेशन में बस स्टार्ट होने वाला है, उसमें अपने आप को बेहतर ब्रीफ करेंगे। अच्छा रिजवान भाई, मुझे थोड़ी सी आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी, एटलीस्ट जो है ना आपकी अगर रिकमेंडेशन के साथ है ना 15-20 स्टॉक्स इस तरह की कोई लिस्ट अगर आप दे देना तो वो हमारे लिए एक बड़ी, यानी स्पेशली जो बिगनर इंटरमीडिएट है उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा सिलेक्ट करना अपने आई गेस पोर्टफोलियो को आपसे मेरी शायद डिजाइन करके। व्हाट्सएप पे बात हुई है ना सर, मेरा मेरा जहाँ तक मुझे ख्याल में आता है। नहीं, नहीं मुझसे मुझसे नहीं हुआ है, अच्छा ठीक ठीक है, आप मुझसे सेशन नहीं के हुआ है। बाद जो है ना, सेशन के लेकिन बाद जो है। आपसे आपसे मेरे ख्याल 2 महीने पहले इस चीज पे कोई हम्म। नहीं, आप जी मेरा ठीक, नंबर नंबर जी लिख लें, ठीक है मेरा और शर्जील का जी नंबर ले लें। मेरा नंबर है 0321। जी जी श्योर जी जी, जी 0321-375-1211। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे करके पूछिएगा, मैं आपको जो है ना आपके स्पेसिफिकली जो स्टॉक्स हैं वो मैं आपको रेकमेंड कर दूंगा। अब 10-15 स्टॉक की लिस्ट जो है ना जी एक्चुअली जी मैं रिजवान पब्लिकली बहुत शेयर करूंगा, फिर वो रेट रेट नहीं चलेंगे तो लोग जो है ना उस चीज़ को नोट करके थोड़ा सा जो है ना क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। तो अब मेरा मकसद ये होता है जी इस सेशन रिजवान का भाई ठीक। कि हम जो है अपनी ब्रॉडर मार्केट की थीम बताएं। और अगर आप किसी स्टॉक में फंसे हुए हैं या आप किसी स्टॉक में किसी उसकी उसका व्यू लॉन्ग टर्म जाना चाहते हैं, तो हम वो आपको फंडामेंटली मैं आपको बता दूं। और उसी स्टॉक पे आपका सवाल, अगर आपको एंट्री एग्जिट पॉइंट चाहिए तो वो शर्जील भाई कर लें, ताकि आपको दोनों फ्लेवर मिल जाए और आपकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है वो बहुत रिफाइंड हो जाए और बहुत बेहतर हो जाए। तो हमारी कोशिश ये होती है। बाकी अगर रिकमेंडेशन आपको चाहिए तो उसके लिए मेरे और शरीफ भाई के नंबर्स हैं, आप वो पर्सनली पे मैसेज करके आप ले सकते हैं। जी रिजवान भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। आई थिंक नदिया जी, मेरे ख्याल से सेकंड या सेशन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल 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 सर, यहाँ पर जो है नाजरीन, यहाँ पर हम जो है अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ जाएंगे। और बहुत शुक्रिया रिजवान साहब आपका, आपके टाइम का। और जो है यहाँ पर नेक्स्ट सेशन जो है वो हमारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं शर्जील अहमद साहब, और वो करेंगे। जी, ओवर टू यू शर्जील। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच वालेकुम नादिया, सलाम। थैंक यू सो मच रिजवान भाई। अच्छा बेसिकली मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ सबसे पहले तो। हम्म। अच्छा बेसिकली ये KC 100 का जो है वो वीकली चार्ट है। इसमें प्रॉब्ली ये आपके साथ लास्ट वीक भी शेयर करा गया था, जहाँ पे हमने शेयर करा था आपके साथ कि 67,000 के करीब जो है वो इसका एक मल्टी ईयर
चैनल बनता हुआ आ रहा है, जहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस आ रही थी वहाँ से इसने रिजेक्शन ली थी ऑन वीकली चार्ट, और टॉप पे जो है वो इवनिंग स्टार की फॉर्मेशन हुई थी, और फिर वहाँ से मार्केट को हमने थोड़ा सा करेक्ट करते हुए देखा था। फिर उसके बाद हमारी एंटिसिपेशन ये थी कि क्योंकि ये भी एक दूसरा एक मल्टी ईयर चैनल आ रहा है, जिसको इंडेक्स इस प्रॉब्ली जो है वो रीटेस्ट करने जाएगा 58,500 के लेवल्स के करीब जो है वो हमें रीटेस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। तो जैसे कि हमने एंटिसिपेट करा भी था, प्रॉब्ली इन लेवल्स को जो है वो इंडेक्स मार्केट ने रीटेस्ट करा, और फिर यहाँ से एक शार्प बाउंस बैक हमने जो है वो बनता हुआ देखा। रिट्रेसमेंट अगर हम लगाते हैं तो वी वर एंटिसिपेटिंग के ये लेवल एक अच्छा लेवल इसलिए हो सकता है बाउंस बैक करने के लिए, ये करेक्शन को एंड करने के लिए या पुल बैक को एंड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस क्रिएट हो रहा है जहाँ पे इस पर्टिकुलर चैनल को ये रिटेस्ट कर रहा है, प्लस इसका 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल भी लाई कर रहा है। तो आई गेस इसने इन दोनों को रिस्पेक्ट देते हुए एक अच्छा बाउंस बैक शो करा विद अ गुड बुलिश हैमर ऑन वीकली टाइम फ्रेम। अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम्स पे देखें तो यहाँ पे प्रोबेबली ये तो खैर रिट्रेसमेंट ड्रॉ करी हुई है, जो कि अभी हमने लास्ट चार्ट में जो है डिस्कस करी है। बेसिकली आवरली टाइम फ्रेम पे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें यहाँ पे, तो इंडेक्स के अंदर जो है वो बुलिश फ्लैग की जो है फॉर्मेशन हो रही है, और मार्केट जो है वो कंसोलिडेट कर रही है स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में। इसको बेसिकली बुलिश फ्लैग कहते हैं। तो अगर आप देखें तो ये इसके प्रीवियस हाई से इसने भी लगाए थे रिसेंटली 65,400 के लेवल्स के करीब के। उसको मार्केट ने जो है वो फ्राइडे को डिस्पाइट ऑल द पॉजिटिव न्यूज़ेस, एक तो आईएमएफ का अप्रूवल आया था, प्लस तमाम पॉजिटिव ट्रिगर्स है मार्केट के पास, वो उसके बावजूद जो है मार्केट ने यहीं से रिजेक्शन ली, और स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के ऊपर जो है वो थोड़ी एग्जॉशन शो करके नीचे आके जो है वो क्लोज करा। तो आई गेस एंटिसिपेशन फॉर द कमिंग वीक या फॉर टुमारो सेशन, अगर हम इन पर्टिकुलर बात करें तो यही है कि मार्केट कंसोलिडेशन फेज में ही रहेगी, 200-300 पॉइंट ऊपर, 200-300 पॉइंट नीचे रह सकती है मार्केट। मेन आई गेस मार्केट में जो एक ये जो कंटिन्यूएशन, ये जो एग्जिस्टिंग बुलिश ट्रेंड है इसका, जिसके बाद कंसोलिडेशन मार्केट गई है, वो ट्रिगर तभी होगी, कंटिन्यूएशन उसकी ट्रिगर तभी होगी जब मार्केट अपने 65,400 के लेवल्स को जो है वो ब्रेक करेगी। अगर इसको ब्रेक करने में कामयाब हो जाती है तो अगला टारगेट हमारा प्रॉब्ली 67,000 के लेवल्स के करीब होगा, जहाँ पे हमारे इस पर्टिकुलर, अगर आप यहाँ पे ऑन चार्ट देखें वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो इस पर्टिकुलर चैनल का टॉप आ रहा है, तो 67,000 67,500 के लेवल्स लगभग ये हमारे जो है वो रेजिस्टेंस को अपेक्ट करेंगे, इन केस अगर मार्केट 65,400 के लेवल्स को ब्रेक करने में कामयाब हो जाती है। टुवर्ड्स द डाउनसाइड अगर हम बात करें तो क्रूशियल सपोर्ट फॉर द मार्केट वुड लाई नियर 63,800 के लेवल्स, और इसके ऊपर सस्टेन करना मार्केट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इसको ब्रेक कर देती है मार्केट, तो मार्केट कैन ड्रैग डाउन फर्दर towards initially 62,800 के levels. Towards the upside अगर ये 67,500 के levels को break करती है, confirmation देती है, तो bullish flag का जो target बन रहा है by the way वो 72 बन रहा है। पर अभी काफ़ी कबल इस वक्त होगा कि हम ये targets को जो है वो लें, कहीं ना कहीं इसको इनकॉर्पोरेट करना जरूरी भी था अपनी वर्किंग के अंदर, पर इसको जो है वो अभी हम फॉलो नहीं कर सकते अनलेस के सबसे पहले तो मार्केट जो है अपनी 65,400 के लेवल को ब्रेक करे और फ्लैग का ब्रेकआउट दे, और उसके बाद फिर 67,000 के मल्टी ईयर चैनल को जो है ब्रेक करे। तो व्यू फिलहाल ये है, कंसोलिडेट करेगी मार्केट, अगर ब्रेकआउट होता है अगले हफ्ते में तो फिर ये बुलिश रैली कंटिन्यू हो सकती है। पहली स्क्रिप्ट जो हमारी है बाय द वे वो पीपीएल की है। पीपीएल को हमने अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी पिच करा था, प्रॉब्ली हमने लास्ट वीक भी पिच करा था, कंसिडरिंग ऑल द ट्रिगर्स एज वेल एज बेस्ड ऑन चार्ट्स एज वेल। सबसे बेस्ट लेवल जो इसकी एक्यूमुलेशन का था जो हमने आइडेंटिफाई करा था वो 108 से 110 के लेवल्स के करीब का था, क्योंकि आई गेस ऑन वीकली चार्ट अगर आप यहाँ पे देखें तो इसकी 38.2% रिट्रेसमेंट हो रही थी ऑलमोस्ट। तो ये रिट्रेसमेंट भी हो रही थी, प्लस यहाँ पे एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन भी आ रहा था, तो अगेन अगेन एक कॉन्फ्लुएंस जोन बन रहा था यहाँ पे, जो कि प्रॉब्ली काफ़ी अच्छी सपोर्ट यहाँ पे मार्केट जो है वो ले सकती थी, वी वर एंटिसिपेटिंग। तो एक अच्छी एक सस्टेन करके मार्केट ने जो है वो वीकली के ऊपर एक बुलिश हैमर बनाया, फिर वहाँ से कॉन्फर्मेशन देती हुई मार्केट ने इस वीक में जो है वो प्रॉब्ली अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करते हुए एक नया हाई जो है वो बना दिया। तो अब यहाँ से वी आर एंटिसिपेटिंग कि मार्केट का जो अगली रेजिस्टेंस है वो 137 से 139 है, और टुवर्ड्स द डाउनसाइड जो सपोर्ट है मार्केट की इनिशियल 124 से 126 है। अगर 137 से 139 के लेवल्स को ब्रेक करती है मार्केट तो 146 से 148 के लेवल्स को अप्रोच करती हुई नजर आ सकती है। अब अगर हम यहाँ पे आरएसआई को देखें तो वीकली के ऊपर वी आर बेसिकली करंटली ट्रेडिंग एट 78 के लेवल्स, तो आरएसआई तो कहीं ना कहीं ओवरबॉट है, पर अगर 70 से ऊपर होता है तो यूजुअली वी कंसिडर आरएसआई टू बी ओवरबॉट। बट ज़रूरी नहीं है कि हम इसको हर दफ़ा जो है वो इस एंगल से देखें, कहीं ना कहीं ये एक निशानदेही कर रहा होता है कि स्टॉक का जो मोमेंटम है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो आई गेस
थोड़ा सा अनसर्टेन सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, क्योंकि स्टॉक कहीं ना कहीं थोड़ा सा ओवरबॉट भी है। मोमेंटम ऑल्दो अच्छा है, नया हाई बनाया हुआ है इसने। कहीं ना कहीं अगले हफ्ते में हमें देखनी पड़ेगी इसकी एक्टिविटी। 137 139 के लेवल से रिजेक्शन वगैरह शो करता है, एग्जॉशन शो करता है यहाँ पे, तो आई गेस बुक करना चाहिए। फिर उसके बाद हल्का सा रिट्रेस कर सकता है कहीं ना कहीं यहाँ पे आके, अगर आप देखें थोड़ा सा रिट्रेस कर सकते हैं, प्रॉब्ली 28.6% रिट्रेसमेंट लेवल पे आएगा, 38.2 पर आएगा, 23.6 पे आएगा, 38.2 पर आएगा, फिर वहां से प्रॉब्ली अपने मोमेंटम को ही कंटिन्यू करता हुआ नजर आएगा। तो आई गेस अगले वीक किस तरीके से बिहेव करता है वो काफी अहम होगा। फ्रेश पोजीशंस प्रॉब्ली वीकली चार्ट को देखते हुए तो हम रेकमेंड नहीं करते। डेली पे भी अगर आप देखें तो एक चीज जो हमने आइडेंटिफाई करी थी वो ये करी थी कि प्रॉब्ली ऑन वीकली चार्ट, डेली चार्ट यहाँ पे इसकी फ्राइडे को फर्स्ट सेशन में हमने ये आइडेंटिफाई करा था कि इसकी एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस आ रही है। प्रॉब्ली सिंस जुलाई और अगस्त अपनी इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक नहीं कर पाया है। यहाँ पे भी ये जो एक रैली ट्रिगर हुई थी, इसने एक हाई बनाया था, उसके बाद रिट्रेस करा, 38.2% रिट्रेसमेंट कंप्लीट करी, फिर बाउंस बैक दिखाया, फिर यहाँ से रिजेक्शन शो करी, थोड़ा सा कंसोलिडेट करा, थोड़ा सा रिट्रेस करा, फिर बाउंस बैक दिखाया, और फ्राइडे को अगर आप देखें तो इसी पर्टिकुलर लेवल को टेस्ट करके इसने थोड़ी सी रिजेक्शन शो करी है और शूटिंग स्टार बनाया है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो कहीं ना कहीं ये शूटिंग स्टार प्लस ये रेजिस्टेंस प्लस ये हॉरिजॉन्टल प्लस ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस प्लस ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जोन ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर तो इसकी कॉन्फर्मेशन वगैरह मिलती हैं तो थोड़ा सा ये फर्दर रिट्रेस कर सकता है ये। लेकिन अगर इनकेस इसको ब्रेक करने में कामयाब हो जाता है अगले हफ्ते, तो फिर वहां पे भी फिर वी कैन एंटिसिपेट कि ये 146 से 188 के 148 के लेवल्स तक मूव करता हुआ नजर आ सकता है। अगला स्टॉक जो हमारा है वो एंग्रो फर्टिलाइजर्स का है। एंग्रो फर्टिलाइजर्स बेसिकली अगर आप देखें तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर तो काफ़ी स्टैब्लिश्ड अप ट्रेंड के अंदर है, विद सीरीज ऑफ हायर हाइज एंड हाई लोज। और अगर रिसेंटली अगर आप देखें तो इस हफ्ते जो इसकी मूवमेंट रही है वो काफ़ी अच्छी रही है, जहाँ पे हमने ये देखा है कि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर इसने काफ़ी कन्विंसिंगली एक बिग ग्रीन कैंडल बना के जो है वो अपने इस मल्टी ईयर चैनल को जो है वो ब्रेक करा है। तो काफी अच्छा कन्विंसिंग ब्रेकआउट है, ऑल्दो वी नीड confirmation ऑन वीकली टाइम फ्रेम हियर, बट ऑन डेली वी हैव ऑलरेडी गॉट अ confirmation हियर। और कहीं ना कहीं वी कैन एंटिसिपेट कि ये जो इसका बुलिश मोमेंटम है ये कंटिन्यू हो सकता है। और अगर आप वैसे देखें तो अगर आप रिट्रेसमेंट लगा के देखें यहाँ पे, तो ये जो इसकी रैली थी बेसिकली, बाय द वे अगर आप इसको देखें तो इस रैली पे जब आप रिट्रेसमेंट लगाएंगे और फिबोनाची एक्सटेंशन लगाएंगे तो 1.618 के लेवल्स आ रहे हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं। तो प्रॉब्ली ये जो इसका मोमेंटम है और ये जो ब्रेकआउट है हो सकता है थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, रीटेस्ट करे, बट इवेंचुअली हमें लगता है ऐसा है कि 1.618 के लेवल्स के करीब जा सकता है, जो कि तकरीबन 132 से 134 के लेवल्स के करीब है। ऑल्सो अगर आप देखें तो यहाँ पे ABCD पैटर्न की भी फॉर्मेशन हो रही है। अगर आप ऑन चार्ट देखें तो सॉरी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ABCD पैटर्न की भी फॉर्मेशन हो रही है, जिसके टारगेट्स लगभग इन्हीं लेवल्स के करीब आ रहे हैं। तो आई गेस यहाँ पे भी कॉन्फ्लुएंस क्रिएट हो रहा है, CD की प्रोजेक्शंस भी यहाँ पे आ रही हैं ABCD पैटर्न के, प्लस 1.618% रिट्रेसमेंट लेवल भी यहाँ पे आ रहा है, 1.618 रिट्रेसमेंट लेवल भी यहाँ पे आ रहा है, प्लस हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी यहाँ पे आ रही है। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि ये जो बुलिश मोमेंटम है हो सकता है थोड़ा सा पुल बैक ले ले, हो सकता है इसको कंटिन्यू करे, इवेंचुअली इन लेवल्स को जो है वो इफर्ट टेस्ट करता हुआ हमें नजर आ सकता है। BIPL बेसिकली अगला चार्ट जो हमारा होगा बेसिकली वो BIPL का है। BIPL को अगर आप देखें तो वीकली के ऊपर ये भी एक स्टैब्लिश अप ट्रेंड के अंदर है, सीरीज ऑफ हायर हाइज और हायर लोज हमें नजर आ रही है इसके अंदर। और ये जो वीकली क्लोजिंग इसकी आई है काफी अच्छी आई है, जहाँ पे इसने अपने अच्छा मल्टीपल टाइम्स ये सॉ एग्जॉस्शन है, अगर आप देखें ना तो ऑन वीकली टाइम फ्रेम सिंस अगर आप देखें सिंस नवंबर 2023 वी हैव सीन एग्जॉशन हियर मल्टीपल टाइम्स, जहाँ पे ये 23.5 के लेवल्स को टेस्ट करता है, एग्जॉशन नजर आती है, वापस नीचे चला जाता है, करेक्ट कर लेता है। यहाँ पे हमने पहली दफा से देखा है कि इसने वीकली क्लोजिंग काफी अच्छी दिखाई है और अपने इन पर्टिकुलर हाइस को जो है वो ब्रीच करा है। तो वीकली क्लोजिंग काफी अच्छी आई है इसकी, एंड वी कैन एंटिसिपेट कि ये अपनी रैली को यहाँ से एक्सटेंड करता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पे भी अगर आप देखें ऑन चार्ट्स तो एक पॉसिबिलिटी जरूर नजर आती है कि इसके अंदर भी जो है वो ABCD पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है, जहाँ पे इसने ये इसका AB है, और इसको क्लोन अगर हम निकालें यहाँ पे तो CD की प्रोजेक्शंस आ रही हैं ऑलमोस्ट
इन लेवल्स के करीब 27.8 से 28.2 के लेवल्स के करीब। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि अगर सस्टेन करता है इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर, तो हमें यहाँ से ये इसके बुलिश मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है, एंड इट कैन इवेंचुअली टेस्ट 27.8 से 28.2 के लेवल्स। आखिरी चार्ट जो बाय द वे हमारा है वो स्विस साउथ का है। स्विस साउथ को अगर हम देखें तो खैर इसका चार्ट हमने अपनी चेस की वीकली टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट में शेयर करा था कपल ऑफ वीक्स बैक, जहाँ पे हमने आइडेंटिफाई करा था ऑलमोस्ट 29 दिसंबर को हमने रिपोर्ट रिलीज करी थी, जहाँ पे हमने ये शेयर करा था कि एक कॉन्फ्लुएंस सपोर्ट जोन बन रहा है यहाँ पे, जहाँ पे इसका एक असेंडिंग चैनल बन रहा है जिसकी सपोर्ट आ रही है, और प्लस ये जो इसका ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है ओवरऑल इसका भी रीटेस्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बन रहा था, और वी वर एंटिसिपेटिंग कि यहाँ पे सस्टेन करके एक अच्छा बाउंस बैक इसके अंदर नजर आ सकता है। तो उसके अगले हफ्ते में हमने देखा कि इसने एक अच्छी ग्रीन कैंडल पोस्ट करी, जहाँ पे 7.5% की हमने अपसाइड आती हुई देखी, और प्रीवियस वीक भी हमने इसका मोमेंटम जो है कंटिन्यू होता हुआ देखा। तो वी आर एंटिसिपेटिंग, वी आर बुलिश इन स्वी साउथ, और कहीं ना कहीं अपनी रैली को एक्सटेंड करके अपने इस पर्टिकुलर चैनल के टॉप को जो है वो रीटेस्ट कर सकता है, या 14 से लेके 14.5 के लेवल्स को रीटेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। इसके साथ साथ एक और स्क्रिप्ट जो हम शेयर करना चाहेंगे बाय द वे, वो ओजी है। ओजी डीसी को अगर आप देखें तो वीकली चार्ट के ऊपर वी आइडेंटिफाइड ओजी डीसी नियर 105 टू 106 के लेवल्स। तो यहाँ पे हमने अपने इन्वेस्टर्स को पिच करा था ऑलमोस्ट, जब मार्केट में काफ़ी एग्रेसिव सेल ऑफ आ रहा था, मार्केट में भी एग्रेसिव सेल ऑफ आ रहा था, प्लस इंडेक्स भी एग्रेसिव सेल ऑफ आया था, और फिर ओजी ने अपने इस ऑब्वियसली यहाँ पे भी एक कॉन्फ्लुएंस जोन क्रिएट हो रहा है, जहाँ पे ये पर्टिकुलर चैनल डॉटेड लाइन से जो इंडिकेट करा हुआ है इसका रीटेस्ट हो रहा है, प्लस इस असेंडिंग चैनल का रीटेस्ट हो रहा है, प्लस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट आ रही है। तो मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे आ रही थी, और अगर आप रिट्रेसमेंट ड्रॉ करके देखेंगे तो कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट भी इसकी कंप्लीट हो रही थी। ऑलमोस्ट 50% रिट्रेसमेंट्स की यहाँ पे कंप्लीट हो रही थी, ऑलमोस्ट इसने 61.8% रिट्रेसमेंट कंप्लीट करी है यहाँ पे। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमने आइडेंटिफाई पिच करा था यहाँ पे ओजी को 105 से 106 के लेवल्स के करीब। ओजी की भी सपोर्ट थी, प्लस लगभग इसी टाइम पे जो है वो इंडेक्स भी अपने 58,500 के लेवल्स को रीटेस्ट कर रहा था। तो वी वर बेटिंग ऑन द फैक्ट दैट के इंडेक्स यहाँ से अपनी रिट्रेसमेंट को कंप्लीट करके एक बाउंस बैक दिखा सकता है, और ओजी भी यहाँ पे सस्टेन करता है अगर, तो एक अच्छा बाउंस बैक ओजी में भी नजर आ सकता है। तो हमने देखा फिर अगले 2 हफ्ते काफ़ी बुलिश एक्टिविटी हमने होती हुई देखी, लेकिन लास्ट वीक हमने ये देखा। अच्छा, ये बेसिकली फर्स्ट वीक ऑफ जैन की स्टोरी है, इसमें जो है वो एक अच्छी अपसाइड देखी थी, जहाँ पे ओजी ने 11.2% की अपसाइड में शो करी। लास्ट वीक पीपीएल के अंदर तो हमने बेहतर अपसाइड देखी है, लेकिन ओजी के अंदर सिर्फ वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर 2% की अपसाइड में नजर आई है। उसकी वजह बेसिकली ये रही है कि हमने जो इसकी एक रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करी थी वीकली रिपोर्ट में फर्स्ट वीक ऑफ जैन में, उसमें हमने कहा था कि इस पर्टिकुलर लेवल पे सस्टेन करता है तो ये इसके इनिशियल टारगेट्स होंगे, और 126 से 127 की रेजिस्टेंस हमने आइडेंटिफाई करी थी कि इट वुड बी अ हार्ड नट क्रैक फॉर ओजीडीसी, और लगभग आप देखें यहाँ पे डबल टॉप की फॉर्मेशन भी हो रही है। तो वी आर नॉट सेइंग बाय द वे कि यहाँ से एग्जॉशन नजर आएगी और ये रिट्रेस करके नीचे आ जाएगा, बट अपने इस अपनी इस बुलिश रैली को कंटिन्यू करने के लिए इसके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा कि अपने इस 126 से लेके 127 की रेजिस्टेंस को जो है ब्रेक करे। इसको अगर ब्रेक करता है तो इट कैन मूव टुवर्ड्स 136 टू 137 के लेवल्स, जहाँ पे इसके इस असेंडिंग चैनल की भी रेजिस्टेंस आ रही है, प्लस हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी आ रही है। तो आई गेस ये बहुत अहम रहेगा। ओजी में भी फिलहाल अभी आई गेस अनसर्टेन सिनेरियो है, 126 127 अगर ब्रेक होता है, क्योंकि कैंडल को भी अगर आप देखें तो स्पिनिंग टॉप की तरह की कैंडल है ये। तो कहीं ना कहीं वो डायरेक्शन की हमें मार्केट की ओजी की फ्यूचर डायरेक्शन क्या हो सकती है वो बहुत क्लियर नहीं है। 127 के लेवल्स अगर ब्रीच होते हैं तो आई गेस फिर हम 136 से 137 के लेवल्स को हम टेस्ट होता हुआ देख सकते हैं। अच्छा शर्जील, यहाँ पर एक सवाल है, हसन साहब शायद पूछना चाह रहे हैं, तो जी आप अपना जी मैं सवाल ये कीजिए। पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो PAEL पेल जो है ये भी कोई फ्लैग पैटर्न में आ रहा है, लेकिन क्या इसको ब्रेक करने का है इसका चांस या नहीं है 24 को? मैं आपको बताता हूँ, आई गेस पेल पे मैंने वर्किंग करी हुई थी। अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ ना पेल में, तो कई लोग जो डेली टाइम फ्रेम पे इसको देख रहे हैं तो उनको तो ये बाहिर नज़र आ रहा है कि इसके अंदर फ्लैग की फॉर्मेशन हो रही है। अगर आप देखें यहाँ पे तो प्रॉब्ली इस पर्टिकुलर, ये तो आप इसको कह लें कि इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना इसके लिए काफ़ी ज़रूरी रहेगा।
लगभग इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। बट द थिंग इज द मेन कंसर्न फॉर पेल ऑन वीकली टाइम फ्रेम अगर हम देखें ना, तो ये पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन है जो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रही है यहाँ पे, फॉलिंग वेज की ऑलमोस्ट फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे, फेक ब्रेकआउट सिनेरियो में बनता हुआ नजर आया था पेल में जब इसने इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करा था। बट अगले ही हफ्ते इसने काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देते हुए एक बेयरिश एंगल्फिंग ओवरऑल कैंडलस्टिक पैटर्न अगर हम देखें बनता हुआ हमें नजर आया है। तो मेन चैलेंज फॉर पेल ऑन वीकली टाइम फ्रेम इज अराउंड 24.8 से 25 के लेवल्स। तो जब तक इसके ऊपर वीकली क्लोजिंग हमें नजर नहीं आती है तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट पेल टू कंटिन्यू इट्स बुलिश रैली। और ये आपने पीपीएल का क्या बताया जो आप बता रहे थे कि टारगेट्स के बारे में? पीपीएल बेसिकली आई गेस पीपीएल में मैंने खैर एक तो वीकली टाइम फ्रेम पे इसको एनालाइज करा था। अब अगर मैं डेली चार्ट खोल के अगर मैं आपको बताऊं ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ यू गाइस है रिटेल इन्वेस्टर्स ना, रिटेल ट्रेडर्स, तो आपके लिए शॉर्ट टर्म में क्या व्यू है, इमीडिएट शॉर्ट टर्म में क्या व्यू है, अगले हफ्ते का क्या व्यू है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो अगर उसके लिए फिर ज़्यादा रेलिवेंट टाइम फ्रेम जो है वो डेली टाइम फ्रेम है। तो डेली पे हमने फ्राइडे को आइडेंटिफाई करा था कि इसकी असेंडिंग ट्रेंड लाइन आ रही है, जिससे इसने जब भी हाइज वगैरह लगाए हैं तो यहाँ पे इसने एग्जॉशन वगैरह शो करी है। तो फ्राइडे को भी हमने ये देखा कि इस पर्टिकुलर, अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ यहाँ पे, तो फर्स्ट टाइम it tested and took rejection was this point, second time was here, और तीसरी दफ़ा जो इसने इसको टेस्ट करा है वो फ्राइडे को टेस्ट करा है ऑलमोस्ट इन लेवल्स के करीब। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रही है इसकी, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी आ रही है 137 से 139 के लेवल्स के करीब, प्लस ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को भी मीट कर रही है, तो ट्रेंड लाइन को ही मीट कर रहा है जहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है। और अगर ओवरऑल हम फ्राइडे की कैंडल स्टिक को देखें तो हमें शूटिंग स्टार की फॉर्मेशन होती हुई नजर आ रही है। तो कॉन्फर्मेशन खैर नहीं मिली है अभी, अनसर्टेन सिनेरियो आप कह लें कि अनसर्टेन सा सिनेरियो है अभी। अगले हफ्ते मंडे को क्या इसकी एक्टिविटी रहती है या ड्यूरिंग द वीक क्या एक्टिविटी रहती है वो काफ़ी अहम रहेगी। या तो इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को ही ब्रेक करे, 139 के लेवल्स को ही ब्रेक करे तो एक फर्दर अपसाइड ये दिखा सकता है। या तो फिर ये है कि ये क्योंकि ये शूटिंग स्टार्स ने बना दिया है, कॉन्फर्मेशन वगैरह अगर देता है रेड कैंडल की सूरत में, तो थोड़ा सा रिट्रेस करे, उसके बाद फिर अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता हुआ नजर आएगा। Fresh positions obviously are not recommended at this level. जी, यहाँ पे बहुत शुक्रिया शर्जील जो कि हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट थे। उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज़ में आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया और आप सबका शुक्रिया। और जो हमारे सेशन जो है मोहम्मद रिज़वान साहब जो कि चेज़ सिक्योरिटीज़ के डायरेक्टर हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया कि वो इस सेशन का पार्ट हुए। और जो जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं, उन सबका शुक्रिया कि आप जो है सेशन का हिस्सा बने और ये सेशन होता ही आपके लिए है। और शर्जील आपका बहुत शुक्रिया, आपने आपकी इतनी जो है ज़बरदस्त एक्सपर्टीज़ जो है वर्किंग थी, जो आपने जो है हमारे पार्टिसिपेंट के साथ जो है वो शेयर किया। और यहाँ पर जो है इस सेशन का मैं एंड करूँगी। और एंड करने से पहले मैं आपको ये कहूँगी कि जो है अगर आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट को सिक्योर बनाना चाहते हैं और बहुत ही फ्रूटफुल बनाना चाहते हैं, तो आपके पास एक बहुत बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म है चेज़ सिक्योरिटीज़ में। आप अपना अकाउंट खुलवा के जो है अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको सिक्योर कर सकते हैं। और यहाँ पर सिर्फ आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर नहीं होगी, बल्कि यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं वो आपकी जो इन्वेस्टमेंट हो उसको बेहतर अंदाज में किस तरीके से आगे मूव ऑन करना है वो भी आपको वो भी गाइड करेंगे। तो यहाँ पर जो है आप सबका बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही सेशन का मैं एंड करूँगी और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Thank you so much, Nadia. Allah Hafiz. अल्लाह हाफ़िज़।